1 जुलाई जुलाई। सबसे पहले आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आज से जो क्लास चल रहा है इसका शेड्यूल क्या रहेगा, क्या क्या करेंगे, कब कब करेंगे, क्या क्या नहीं है, सब चीज बता दूंगा। ठीक है, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन भी है। तो 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक लगातार नॉन स्टॉप हम लोगों का ये 7 डे टॉपिक जो है वो चलेगा। ठीक है, क्लियर जी है सर। सभी लोगों का? जी सर। इसकी रिकॉर्डिंग्स मिलेंगी और अगर जरूरत पड़ेगा कभी तो हम लोग कभी कोई 1-2 क्लास दिन में भी ले सकते हैं, लेकिन जनरली ये रात का ही शेड्यूल किया हुआ समय है। हो सकता है कि 9 बजे की जगह पे 8:30 बजे से हो जाए, लेकिन ये रात को ही चलेगा। सब लोग अपने समय को मैनेजमेंट करके रखेंगे। दूसरी चीज, पहला जो प्रैक्टिकल सेशन हम लोगों का हो रहा है वो होगा 30 जुलाई, यानी इसी महीने के 30 तारीख से। पता है सभी लोगों को? और जी ये जो सर। 30 तारीख को जो होगा वो होगा सबसे पहले दिल्ली में। कहाँ पे होगा? दिल्ली। उसका जगह कहाँ है? तो ITO के बगल में, वॉकिंग डिस्टेंस पे है। मैं उसका लिंक भी भेज दूंगा। तो गेट नंबर 2 शायद होता है, वहां से जब आप निकलेंगे तो 2 मिनट की दूरी पर है, बहुत नजदीक है। उसका नाम है गांधी पीस फाउंडेशन। आप गूगल करेंगे उसका लोकेशन आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 30 तारीख को सबसे पहले मिलेंगे प्रैक्टिकल सेशन में। तो जितने भी दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोग जो इस सेशन में हैं, आप सभी लोगों को पहला प्रैक्टिकल सेशन लेने का अवसर मिलेगा। तो अपने समय का प्रबंधन कर लीजिएगा। संडे का दिन है, लगभग 9 बजे से 5 बजे तक क्लास चलेगी। आपको लगभग 8:45 बजे तक हार्डली आ जाना है। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों का? क्लियर है? यस सर। दूसरी क्लास हम लोगों की चल रही है 1 अगस्त को झांसी में। ठीक है, कहाँ पे? 1 अगस्त को झांसी में। और झांसी में कहाँ पे चल रहा है, इसके लिए आप सभी लोग देवेंद्र सर को जानते होंगे, देवेंद्र श्रीवास्तव सर। उनके क्लिनिक पे ही चल रहा है, ताकि प्रैक्टिकल सेशन में और मजा आए हम लोगों को। ठीक है, तो उनके बारे में आप लोगों को उनका नंबर मिल जाएगा या उनका पता भी मैं आप लोगों को दे दूंगा बहुत जल्द। ठीक है, तीसरी चीज, 20 अगस्त को हम लोग मुंबई में मिल रहे हैं। ठीक है, मुंबई में कब? मुंबई वाले लोगों के लिए क्या सोचना है, 20 अगस्त को संडे के दिन हम लोग मिलेंगे। ठीक है, उसके लिए चंद्रकांत भावड़ा सर है, सॉरी सर नहीं दिख है ना। माइक सभी लोग म्यूट करिए अपनी अपनी, सब लोग माइक को म्यूट करिए। देखिए क्या चीज है ना कि हम सभी लोग थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पाते हैं। हम लोग बच्चे नहीं है, बच्चे के गार्जियन है ना। बहुत से लोग बच्चे के गार्जियन है, कुछ लोग हो सकते हैं बच्चे हों, लेकिन वो भी बच्चे में भी सीनियर हो गए होंगे, है ना, जूनियर नहीं है। तो ये डिसिप्लिन तो मेंटेन हम लोग कर ही सकते हैं कि अपनी माइक को ऑन न करके ऑफ रखें, ताकि दूसरे लोगों को असुविधा ना हो। ठीक है ना, देखिए अब फिर से माइक चालू होने लगा है। तो ये माइक को अनम्यूट करिए आप लोग, क्योंकि मैं कर दूंगा तो आप लोग कुछ बोल ही नहीं पाएंगे। ठीक है ना। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे मुंबई की। ठीक है, तो मुंबई में कब है? 20 अगस्त को। ये 3 सेशन जुलाई और अगस्त का है। फिर सितंबर और अक्टूबर में होगा बाकी के 3 जगहों पे। ठीक है, 3 जगहों में कहाँ है? भोपाल, रांची और पटना। पटना का, रांची का और भोपाल का। ये कब होगा? अगस्त के बाद सितंबर में और अक्टूबर में, ये 3 सेशन। तो पहले हम लोग 3 सेशन को कंप्लीट करेंगे। पहले मुंबई, झांसी और दिल्ली। दिल्ली, मुंबई और झांसी, ये 3 सेशन। ठीक है, तो बाकी क्लास तो सभी लोगों का चलेगा, ऑनलाइन क्लास सभी लोगों का चलेगा। प्रैक्टिकल सेशन अलग अलग दिन पे चलेंगे, क्योंकि एक ही जगह पे सबका सेटिंग संभव नहीं है। तो चलते हैं आगे हम लोग अपने सिलेबस के तरफ। देखिए सबसे बड़ी चीज है कि एक सेशन हमने दिन में कर दिया था, सभी लोगों को पता है ना। इसी महीने के शुरुआत में 2 तारीख से, शायद संभवतः 2 ही तारीख से चल रहा था। तो मैंने दिन में कर दिया, क्योंकि काफी सारे लोगों का मेरे पास क्वेरी आया था कि सर मैं रात में करने में थोड़ा सा असुविधा फील कर रहा हूँ, तो दिन में कर देते तो अच्छा था। तो मैंने दिन में 3 बजे से कर दिया था क्लास। ठीक है, तो काफी क्लासेस में लोगों को अटेंड करने का मौका मिला था। उसकी रिकॉर्डिंग में मैं आप सभी लोगों को दे दिया हूँ, जो लोग अटेंड दिन में नहीं कर पाए थे उनको भी। और जो लोग अभी रात में अटेंड कर रहे हैं वो लोगों को भी इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, जो दिन में कर चुके थे, ताकि 2-2 सेशन का लाभ दोनों लोगों को मिल जाए। 2 दिन में किए थे उनको भी, जो रात में किए थे उनको भी। और वैसे लोग भी हैं जो 11 तारीख के बाद जो ज्वाइन किए हैं, उनको पहले वाले सेशन का रिकॉर्डिंग तो मिला होगा, और नहीं मिला होगा तो मैं सब रिकॉर्डिंग्स आज ही शेयर कर दूंगा आप सभी लोगों को।
और उसके बाद में आज ये पहला सेशन आप लोगों का है, तो सभी लोगों का बहुत-बहुत स्वागत है। ठीक है? शुरू करें? ये जो सिग्नल है ना, ये क्या है, मुझे दिखाई देता है आगे बढ़ने के लिए, ठीक है? तो आप लोग अपनी वीडियो ऑन करके और आराम से मुझे इस तरीके का सिग्नल बीच-बीच में देते रहिएगा, ठीक है? इससे क्या है कि हमको सुविधा मिलेगी, बीच-बीच में आप लोगों से बातचीत नहीं करेंगे, तो भी मुझे पता चलेगा कि आगे बढ़ने की इजाज़त आप लोगों की तरफ से है। तो आज हम लोग फिर से अपनी जर्नी को, और बिहार में बड़ी गर्मी है। आप लोगों के यहाँ पे क्या है, बाढ़ है ना? दिल्ली में तो बहुत बाढ़ लगा हुआ है। अभी कन्फ्यूजन था वहाँ पे कौन सर हैं, सुरेंद्र सर हैं, सुरेंद्र अग्रवाल सर, रोहिणी से हैं। तो बता रहे थे कि बहुत पानी हुआ है, बहुत बरसात हुआ है, पूरा रोड जाम है। मैं पूछा कि ये बताइए कि 30 तारीख तक सब पानी निकलवा दीजिएगा कि कैंसल करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि नहीं, पानी 30 तारीख तक निकल जाएगा। तो फिर मुझे अच्छा लगा क्योंकि सब कुछ व्यवस्था हो चुका है। बहुत सारे लोग बाहर से आ रहे हैं, उनका टिकट हो गया है, मेरा भी टिकट हो गया है, फिर बड़ा दिक्कत होगा, ठीक है? तो चलिए, हम लोग बीच-बीच में बातचीत करते रहेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि हम सभी लोगों को ये समझना होगा कि ये पर्सनल हेल्थ कोच क्या है, ठीक है? अपनी माइक को म्यूट करके रखिएगा, नहीं मुझे पता है। तो फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने यहाँ से बंद कर देता हूँ। अब आप लोग चाह के भी माइक को म्यूट, अनम्यूट नहीं कर सकते, ठीक है? तो पहली बात क्या है कि हम सभी लोगों को आज ये जानना होगा, ये पिछले वाली क्लास में मैं नहीं बताया था, इस क्लास में बताने जा रहा हूँ कि सबसे पहले हम सभी लोगों को ये समझना होगा, जितने भी लोग हैं, सभी लोगों को, जो अटेंड कर रहे हैं वो भी, जो अटेंड नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए भी। मैसेज क्या है कि पर्सनल हेल्थ कोच क्या है? व्हाट इज़ पर्सनल हेल्थ, पीएचसी, व्हाट इज़ पीएचसी? पर्सनल हेल्थ कोच, ठीक है? और दूसरा क्वेश्चन क्या है कि आखिर ये 7 टॉपिक ही क्यों? हम 5 भी ले सकते थे, हम 3 भी ले सकते थे, हम 8 भी ले सकते थे, हम इसमें 1-2 चीज़ और मिला के 10 भी कर सकते थे, येस या नो? लेकिन ये 7 टॉपिक ही क्यों? सबसे बड़ी ज़रूरत समझने की ज़रूरत है, ठीक है? तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, पीएचसी, पर्सनल हेल्थ कोच। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहूँगा कि हमारा एक मुहिम है, मिशन पेन फ्री लाइफ विथ ड्रग लेस ट्रीटमेंट, और हर एक घर में एक स्व चिकित्सक को बनाना, ये मेरा पर्सनल मुहिम है। तो मैं ये लॉकडाउन से पहले भी किया करता था, लॉकडाउन के बाद भी करते आ रहा हूँ, और इसका उद्देश्य बस यही है कि शुरुआती बीमारी को गंभीर और असाध्य बनने से रोकना। ठीक है, समझ पा रहे हैं सभी लोग? शुरुआती बीमारी को गंभीर और असाध्य बनने से रोकना। हम अपने घर परिवार में या अपने रिलेटिव में, अपने फ्रेंड सर्किल में देखते हैं कि कोई भी आदमी अगर आज बीमार है और वो गंभीर बीमारी से ग्रसित है, तो वो आज जो गंभीर बीमारी है, वो अचानक इतना बड़ा गंभीर नहीं बना। वो धीरे-धीरे बना है, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ा है। पहले एक छोटा लक्षण लेकर आया था, फिर वो थोड़ा-सा बीमारी के रूप में बढ़ा, और वही बीमारी धीरे-धीरे बड़ा बीमारी बना, फिर गंभीर बीमारी हो गया, ठीक है? तो अगर हमें हमारे परिवार के किसी एक व्यक्ति को ये जानकारी हो कि इस तरीके के लक्षण हमें बाद में जाकर इस तरीके की बीमारी को जन्म दे सकता है, तो निश्चित रूप से हम अपना और अपने परिवार को स्वस्थ रखने का काम कर सकते हैं। दैट मीन्स शुरुआती बीमारी जो होती है, उसको रोक कर हम गंभीर और असाध्य बीमारी बनने से रोक सकते हैं, ठीक है? सभी लोग समझ पा रहे हैं? तो इसलिए हर एक घर में एक पर्सनल हेल्थ कोच होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? समझ पा रहे हैं ना सभी लोग? व्हाई? अब चलिए सेकंड ऑप्शन आता है, हम सभी लोगों को ये 7 डेज़ 7 टॉपिक, देखिए शुरू के जो लोग होंगे, जो सबसे पहले ₹999 फ़ी था, उस समय लोग शुरू किए होंगे, जॉइन किए होंगे, तो उन लोगों को बताया गया होगा कि 5 ही दिन का क्लास होगा, 5 ही दिन का टॉपिक है, 5 टॉपिक। फिर मैंने जब अपना सिलेबस चेक किया तो मुझे मालूम चला कि नहीं, 2 टॉपिक और मुझे छूट रहे हैं, तो 5 दिन में कंप्लीट नहीं होंगे, 7 दिन करना पड़ेगा। तो मैंने उसी फ़ी में क्या किया कि 7 टॉपिक भी ऐड किया। इसका कारण क्या है? मैं आपको बताता हूँ कि खाना हम लोग सुबह में खाते हैं ना, या रात में खाते हैं, या दिन में खाते हैं, या सुबह में खाते हैं, कुछ भी। तो सिर्फ़ एक ही चीज़ से हमारा पेट नहीं भरता है। हम लोग उसमें अलग-अलग चीज़ को ऐड करते हैं। या हमारा जो परिवार होता है ना, सिर्फ़ एक आदमी से नहीं बनता है, ठीक है? या फिर अगर हम कहीं भी कुछ भी काम करते हैं, हम अपना घर ही बनाते हैं ना, तो घर में सिर्फ़ रोड़ी से घर नहीं बन जाता है, सिर्फ़ सीमेंट से घर नहीं बन जाता है, सिर्फ़ ईंट से घर नहीं बन जाता है,
सिर्फ पानी से सीमेंट पानी से नहीं बन जाता, सही बात है ना? सिर्फ रड से नहीं बन जाता है। तो सेम उसी तरीके से जो ये हमारा शरीर है ना, ये हमारा शरीर सिर्फ एक ही चीज़ से ठीक हो जाए ये पॉसिबल नहीं, ठीक है ना? किसी व्यक्ति को कुछ अच्छा लगता है, देखिए हमारे परिवार में 5 लोग हैं सपोज़ कीजिए, तो पाँचों लोगों की एक ही सब्ज़ी ठीक लगती है क्या? नहीं। हाँ, खाते हैं, भले खाते हैं। अच्छा लगता है, ये भी ठीक है, लेकिन पसंद की बात मैं कर रहा हूँ, इंटरेस्ट की बात मैं कर रहा हूँ, रुचि की बात जब मैं करूँगा, तो पाँचों लोगों की इंटरेस्ट अलग-अलग होते हैं। पाँचों लोगों का पसंद अलग-अलग होता है। येस या नो? सही बात है ना? सेम उसी तरीके से आपके परिवार में 5 लोग हैं, तो उनको 5 तरीके की बीमारी हो सकती है, अलग-अलग बीमारी। सेम एक ही स जैसा हो ये संभव नहीं है। हो सकता है किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है। अब उन सभी प्रॉब्लम्स में सिर्फ़ एक ही तरीके का इलाज काम करेगा? येस या नो? नहीं करेगा, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर हम 2, 4, 5, 6, 7, 8 तरीके की ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं, तो हम पाँचों लोगों को हर एक तरीके के ट्रीटमेंट करके ठीक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। इसी वजह से हमने अपने पूरे परिवार को अच्छे करने के लिए सारे पर्सनल हेल्थ कोच को 7 तरीके का क्या सिक्योरिटी देने का काम किया है, ताकि अलग-अलग थेरेपी का इस्तेमाल कर लें। देखिए, हम अभी क्लास के दौरान ये समझेंगे कि किस तरीके की बीमारी में कौन-सा थेरेपी सबसे ज़्यादा कारगर होता है। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? जैसे ठंडा के समय में हम लोगों का पहनावा अलग होता है, गर्मी के समय में हम लोगों का पहनावा अलग होता है, बरसात के दिनों में अलग होता है। सेम उसी तरीके से रोग के हिसाब से ये डिपेंड करता है कि इस रोग में, इस तरीके के बीमारी में कौन-सी तरीके का थेरेपी, कौन से तरीके का इलाज, कौन से तरीके का ट्रीटमेंट सबसे ज़्यादा सूट करता है या सबसे ज़्यादा कारगर होता है या सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। समझ पा रहे हैं सभी लोग? येस या नो? समझ पा रहे हैं ना? मेरी बात क्लियर है सभी लोगों को? मेरी भाषा समझ में आ रही है ना सभी लोगों को? या मेरी भाषा समझने में दिक्कत हो रही है? ठीक है, मैं परिचय-वरिचय वगैरह बाद में दे दूँगा, सब धीरे-धीरे समझ जाएँगे लोग। बहुत से लोग नए हैं, पहली बार मिल रहे हैं, आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि डायरेक्ट आएँ और डायरेक्ट टॉपिक पे बात करना शुरू। तो समय इतना नहीं है कि हम सभी लोग एक-दूसरे से परिचय करेंगे। परिचय करेंगे कब? जब हम लोग एक-दूसरे से मिलेंगे तब, ठीक है? तो अभी चलते हैं, ये 7 डेज़ 7 टॉपिक को क्यों किया जा रहा है, इसका मतलब यही था कि अलग-अलग रोगों के लिए अलग-अलग थेरेपी कारगर होता है। ये सब हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में भी समझेंगे और अभी जब हम लोगों का ऑनलाइन क्लास होगा तभी भी ठीक है? क्लियर है सभी लोगों का? एक बार मुझे इस तरीके का हरी झंडी दिखा दीजिए, थंब दिखा दीजिए। चलिए, ठीक है, थैंक यू। ये सपोर्ट चाहिए बस आप लोगों का, ठीक है? बाकी मैं यहाँ से कंटिन्यू करता रहूँगा। तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है, वो है एक्यूप्रेशर के बारे में। एक्यूप्रेशर देखिए दूसरी चीज़ क्या है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं, जो इस चीज़ के बारे में जानते हैं, ठीक है? या बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस क्लास को पहले कर चुके होंगे, तो आज उनका रिपीट होगा, ठीक है ना? दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा एक फाउंडेशन होता है सिलेबस को मैनेज करने का। एक चीज़ मुझे बताइए कि अगर मैं पहले क्लास के बच्चे को दूसरे या तीसरे क्लास के सब्जेक्ट को पढ़ाऊँ, तो उनको समझ में आएगा या नहीं आएगा? नहीं आएगा। ठीक होगा या नहीं ठीक होगा? नहीं होगा। तो सेम उसी तरीके से ये जो सेशन है, ये पर्सनल हेल्थ कोच बनाने के लिए है, स्व चिकित्सा के लिए है। तो इसमें वो सारी बेसिक चीज़ को डाला गया है, जो शुरुआती लोगों को समझने में सुविधा हो और आसानी से उसको यूज़ कर सकें, ठीक है? लेकिन हो सकता है कि बहुत से लोग ये वाली क्लास पहले अटेंड कर चुके हों, तो उनको सोचने में आया होगा कि इस क्लास में इससे ऊपर की क्लास हो। तो सिलेबस वही होगा, टॉपिक वही होगा, हो सकता है कि इसमें कुछ अलग 1-2 टॉपिक मिल जाए हम लोगों को या हो सकता है कि जो पिछले क्लास में कवर नहीं हो पाया होगा, कुछ छूट गया होगा, तो इस बार में हो जाए। हमारा मानना क्या है ना कि अगर एक ही किताब के पन्ने को बार-बार पढ़ते हैं या 10 बार भी पढ़ेंगे ना, तो 10 बार अलग-अलग चीज़ हमको सीखने को मिलेगा, ठीक है ना? तो अगर पिछली बार में भी आपने क्लास किया था, इस बार भी अगर कर रहे हैं, तो पिछले बार से कुछ अलग आपको सीखने को मिलेगा, ये तय है, ठीक है? तो आज के जो सेशन है, उसमें हम लोग एक्यूप्रेशर को कवर करेंगे और एक्यूप्रेशर को जब हम लोग कवर करेंगे, तो हम लोग नोट्स तैयार करते चलेंगे बीच-बीच में कि एक्यूप्रेशर सबसे ज़्यादा किस तरीके की बीमारियों में कारगर होता है। समझ में आ रहा है ना? क्योंकि हम लोग जब बीमारी के हिसाब से थेरेपी को डिवाइन कर लेंगे,
तो हम लोगों को ट्रीटमेंट करने में आगे सफलता मिलेगी, आराम होगा, ठीक है ना? तो देखिए एक्यूप्रेशर जो होता है वो 2 तरीके से काम करता है। ये फिज़िकली भी काम करता है और मेंटल भी काम करता है, ठीक है? तो दोनों के लिए काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है, ये सबसे ज़्यादा कहाँ पे काम करता है? तो सबसे ज़्यादा ये हमारे शरीर के पेन से संबंधित बीमारी, बहुत से लोगों को सिर में दर्द होता है, कमर में दर्द होता है, पैर में दर्द होता है, हाथों में दर्द होता है। तो ऐसे बीमारियों में हमारे शरीर में एक्यूप्रेशर का बहुत बड़ा रोल देखने को मिला है। दूसरी चीज़, बहुत से लोगों को इंटरनल ऑर्गन्स क्या होता है ना, धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगते हैं, वीक होने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम अपने इंटरनल ऑर्गन्स को स्ट्रेंथ देने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे सपोज़ करिए किसी के लंग्स में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, लंग्स में किसी भी तरीके का कुछ प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो लंग्स को फिर से हम एक्टिवेट करने के लिए, लंग्स को फिर से हम जागरूक करने के लिए, एक्टिव करने के लिए या फिर उसके अंदर में किसी भी तरीके का कुछ प्रॉब्लम्स आ गया था, उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए, लंग्स को हील करने के लिए हम एक्यूप्रेशर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? पाचन संबंधी किसी भी तरीके का बीमारी हो, उसमें भी ये बहुत अच्छा काम करता है। तो खास करके हमारे घर परिवार में किसी को भी पेन से संबंधित बीमारी हो, पेन हो रहा हो मसल्स में, जॉइंट में, नर्व में, इस तरीके का स्पाइन में, तो आप बोन में, तो आप आराम से एक्यूप्रेशर को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? क्लियर है? अब आगे चलते हैं। बहुत बड़ा रोल है लेकिन बेसिक चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। एक्यूप्रेशर से तो हम लोग बहुत बड़े-बड़े रोगों को ठीक करते हैं, ठीक है? लेकिन जो हम अभी क्लास करेंगे, उस क्लास से जो सीखेंगे उसके बारे में बता रहे हैं। तो एक्यूप्रेशर के बारे में बहुत से लोग जानते होंगे। मैं आज एक्यूप्रेशर के बारे में पहले एक परिभाषा बताना चाहूँगा इसका। एक्यूप्रेशर क्या है? व्हाट इज़ एक्यूप्रेशर? ठीक है ना? ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप सभी लोग ये जानिए कि बहुत तरीके की चिकित्सा पद्धतियाँ होती हैं, ठीक है? एलोपैथी सबसे प्रमुख है, आज के समय में सुपर है, हीरो है वो। तो चिकित्सा का मतलब ही लोग एलोपैथी समझते हैं बहुत से लोग, ठीक है? तो इसका अपना एक अलग तरीका है। होम्योपैथी है, इसका अपना एक अलग तरीका है। आयुर्वेद है, ये अपना अलग तरीका है। यूनानी चिकित्सा पद्धति है, अपना अलग है। प्राकृतिक चिकित्सा में अलग-अलग थेरेपी है, वो अलग है, ठीक है ना? तो सेम उसी तरीके से जड़ी-बूटी से अगर हम इलाज करते हैं, तो उसको आयुर्वेद के हिसाब से जानते हैं। जो रस निकाला जाता है, टिंचर निकाला जाता है, उसको होम्योपैथ में हम लोग यूज़ करते हैं। बहुत सी चीज़ों को ऑपरेट करने के लिए या फिर इंजेक्ट करने के लिए इस तरीके से जब ट्रीटमेंट करते हैं तो एलोपैथिक चिकित्सा बोलते हैं, ठीक है? नेचर के द्वारा इलाज किया जाता है तो हम लोग उसको प्राकृतिक चिकित्सा बोलते हैं। तो सेम उसी तरीके से अ, एक्यूप्रेशर का मतलब हो गया कि हमारे रोग से संबंधित, ठीक है ना? एक्यूप्रेशर का मतलब ये होता है कि प्रेशर देकर इलाज करना, ठीक है ना? दबा कर इलाज करना, दबाव डालकर इलाज करना, लेकिन कहाँ पे दबाना है ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो दबाने का मतलब हो गया कि कहीं पे किसी को रोग है, रोग क्या है? सिर में दर्द हो रहा है, ठीक है? तो सिर में दर्द हो रहा है और इसका कोई निश्चित एक पॉइंट होगा, मान लीजिए यहाँ या यहाँ, यहाँ, यहाँ। तो अगर सिर में दर्द हो रहा है तो सिर में दर्द होने वाला जहाँ पे पॉइंट होता है, उस पॉइंट को अगर दबाकर हम इलाज करते हैं, तो ये तरीका एक्यूप्रेशर होता है, ये चिकित्सा पद्धति एक्यूप्रेशर होता है। मतलब क्या हुआ कि रोग से संबंधित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की चिकित्सा पद्धति को एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति बोलते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात समझ में। मैंने बताया है कि रोग से संबंधित बिंदुओं पर, लेकिन सेकंड टाइम में थोड़ा-सा इसका परिभाषा बता रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। देखिए अभी हमारा चंद्रयान चल रहा है 3, है ना? तो स्टेप बाय स्टेप घूम-घूम कर दूर जा रहा है, उसके नज़दीक जा रहा है चाँद के। सेम उसी तरीके से समझिए मेरी बात को। देखिए, रोग से संबंधित बिंदु पर ट्रीटमेंट करना है, लेकिन निश्चित बिंदुओं पर ध्यान दीजिएगा। आप अपने स्विच बोर्ड को देखिए, आप अपने घर के स्विच बोर्ड को देखिए जहाँ से ये पंखा चल रहा है, बिजली चल रहा है ना? उसमें बिजली के चालू करने के लिए एक-एक स्विच दिया हुआ है, अलग-अलग स्विच है। अब मुझे पंखा चलाना होगा, तो पंखे वाला ही स्विच को दबाना होगा, येस या नो? समझ में आ रहा है ना? एसी चलाना होगा तो एसी वाला ही स्विच को दबाना होगा। पंखे को चलाना होगा तो पंखे वाला स्विच को ही दबाना होगा। सेम उसी तरीके से हमको जिस चीज़ का ट्रीटमेंट करना है, उसी का पॉइंट को दबाना होगा, यानी एक निश्चित बिंदुओं पर इलाज करना होगा। तो रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर, दबाने का मतलब क्या हो? दबाना। दबाव डालकर इलाज करने की चिकित्सा पद्धति को एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति बोलते हैं। क्लियर है सभी लोगों को?
फिर से रिपीट करता हूँ, नोट कर सकते हैं या इस वीडियो को देखकर नोट्स बनाइएगा, ठीक है ना, दोबारा से। क्योंकि प्रैक्टिकल सेशन में ये जब तक थ्योरी क्लियर नहीं होगा तब तक प्रैक्टिकल क्लियर नहीं हो पाएगा। प्रैक्टिकल में मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट प्रैक्टिकल करवाऊंगा, 2 लोगों का ग्रुप बनाऊंगा, प्रैक्टिकल चालू करूंगा, ठीक है। तो इसमें आपको समझने की जरूरत नहीं, समझने का समय नहीं मिलेगा, आप समझ के यहाँ से वहां पे आइएगा। कब आइएगा? जब क्लास को अटेंड करिएगा, उसके बाद में भी 1-2 बार वीडियो देखिएगा, तब समझ में आएगा। कुछ नोट्स तैयार करिएगा तो ज्यादा समझ में आएगा। प्रैक्टिकल में एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि रोग से संबंधित निश्चित बिंदुओं पर दबाव डालकर इलाज करने की चिकित्सा पद्धति को एक्यूप्रेशर चिकित्सा पद्धति बोलते हैं। क्लियर है सभी लोगों का? एक बार मुझे सिग्नल भी दिखा दीजिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब सेकेंड स्टेप चलते हैं। एक क्या बोलते हैं उसको, फॉर्मूला। एक फॉर्मूला को समझिए कि कैसे इलाज होता है, कैसे हम इसको ट्रीटमेंट करते हैं। ये विज्ञान है, चिकित्सा विज्ञान है, इसी तरीके से कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोगों को समझना होगा कि हमारा शरीर और नेचर, 2 चीज। तो नेचर के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि ये 5 एलिमेंट से शरीर मिलकर बना हुआ है, और पूरे ब्रह्मांड में क्या है, 5 तत्व हैं। सभी लोगों को पता है ना इतनी बात? ये छोटी सी बात सब लोगों को पता है ना? जिनको पता नहीं होगा उनको मैं बताना चाहूंगा, ये जो पूरा ब्रह्मांड है ना, ये 5 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, 5 एलिमेंट्स इसको बोलते हैं। और उसी पांचों तत्व का सूक्ष्म रूप हमारे शरीर में मौजूद है। क्लियर है सभी लोगों का? वो जो ब्रह्मांड में 5 तत्व पाए जाते हैं, उसका सूक्ष्म रूप, छोटा सा रूप, एकदम छोटा सा माइक्रो कह दीजिए, ठीक है ना, वो हमारे शरीर में विद्यमान है, ठीक है ना। तो अब समझने की जरूरत ये है कि जिस तरीके से इतना बड़ा आग का गोला, आग कितना बड़ा है, और मेरे शरीर में आग का छोटा सा चिंगारी भी नहीं दिखाई देता है, लेकिन आग का सूक्ष्म रूप हमारे शरीर में भी है। ये जो 70% पार्ट जल का है, और जल हमारे शरीर में कहीं भी दिखाई नहीं देता है, छोटा सा रूप में दिखाई देता है, ठीक है। तो इसका बहुत सूक्ष्म रूप जब हमारे शरीर में दिखाई देता है, तो ये 5 एलिमेंट के द्वारा हम लोग जानते हैं कि शरीर मिलकर बना हुआ है। तो मैं आप सभी लोगों को एक चीज बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ये इतना बड़ा शरीर हम लोगों का है, ठीक है ना, तो इस शरीर का एक सूक्ष्म रूप हमारे हथेली में और पैर के तलवे में है, जिसका इस्तेमाल हम लोग एक्यूप्रेशर में इलाज करने के लिए करते हैं, ठीक है। अब कहिएगा कि हमारे शरीर में इतना बड़ा शरीर को इतने छोटे हथेली में कैसे लेकर आ गए आप? कह सकते हैं ना लोग? तो सिर्फ उसी तरीके से हम इसको कहेंगे कि जिस तरीके से ब्रह्मांड में पांचों तत्व पाए जाते हैं, और वही पांचों तत्व हमारे शरीर में भी हैं, तो इसका एक सूक्ष्म रूप है। तो उसी तरीके से इतना बड़ा आँख है, तो इतना बड़ा आँख का एक छोटा-सा पॉइंट होगा हमारे हथेली में, और वो कहाँ होगा हम सभी लोग थोड़ी देर में समझ लेंगे, ठीक है? तो उसी तरीके से हमारे हाथ और पैर में इसके सूक्ष्म पॉइंट होते हैं, बिंदु होते हैं, स्विच होते हैं, एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, जिसको हम लोग अलग-अलग नामों से जानते हैं। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो एक सिद्धांत के बारे में हम लोग समझते हैं, उसको बोलते हैं सामान्यता की थ्योरी। लिख लीजिए सभी लोग, अगर चाहें तो लिख लीजिए। देखिए, समानता का थ्योरी का मतलब क्या था? इक्विलिटी, बराबर, एक जैसा, सामान्य, हूबहू, ठीक है? अब देखिए, हम लोग इस तरीके से काम करते हैं। एक उदाहरण देता हूँ। देखिए, एक छोटा-सा उदाहरण क्या है कि बहुत से लोग, देखिए ये मेरा टी-शर्ट है ना, इस टी-शर्ट का कलर क्या है? आप लोग देख पा रहे होंगे ना? तो इसी तरीके के कलर अभी यहाँ पे कोई लोग हैं जो पहने हुए हैं, या फिर आपके घर में आस-पास में कोई ऐसा चीज़ हो जिसका कलर मेरे टी-शर्ट के कलर से मैच करता हो? कोई लोग हैं? देखिए, अभी दिखा रहे हैं सर, धीरज सर। धीरज सर का एक मैग्नेट का बॉक्स है, शायद मेरे ख्याल से मैग्नेट ही है मेरे ख्याल से, और उसका कलर और मेरे अ, वेट लॉस पावर, हाँ, ठीक है। तो ये उसका ढक्कन है या कुछ भी है, उसका कलर मेरे टी-शर्ट से मैच कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ? ये सामान्यता हुआ। ये कौन-सा थ्योरी काम कर रहा है यहाँ पे? सामान्यता की थ्योरी। यानी कि किसी भी कारण से, किसी भी वजह से एक-दूसरे से जब मैच करता है, तो उसको सामान्यता बोलते हैं। एक सबसे अच्छा उदाहरण मैं हमेशा देता हूँ, फिर दे देता हूँ, ताकि वो समझने में थोड़ा-सा आसान होता है। वो ये है कि जैसे हमारे घर में किसी को कोई एक बच्चा होता है, घर परिवार में कोई नया बच्चा जन्म लेता है,
तो हम जब भी उसके पास मिलने जाते हैं या बाहर के लोग आते हैं, रिलेटिव लोग उनको देखने के लिए, तो वहाँ पे बड़ा अच्छा समानता की थ्योरी यूज़ करते हैं वो। क्या समानता की थ्योरी यूज़ करते हैं कि इसका नाक जो है ना, इसके उससे मिल रहा है, ठीक है? मौसी से मिल रहा है, चाहे बुआ से मिल रहा है, मामा से मिल रहा है, दादी से मिल रहा है। करते हैं या नहीं करते हैं? मैच करते हैं ना? तो दिस इज़ समानता की इक्वालिटी, ठीक है? द थ्योरी ऑफ इक्वालिटी। देखिए हम लोग उसको बोलते हैं कि जो इसका आँख है ना, इसका आँख इससे मिल रहा है, इसका चेहरा इससे मिल रहा है, इसका बाल इससे मिल रहा है, इसका स्किन इससे मिल रहा है, ऐसे बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो यही हुआ समानता की थ्योरी। ये थ्योरी किसके आधार पे काम कर रहा है? तो समानता के आधार पे काम कर रहा है। तो अभी हम लोग आज एक्यूप्रेशर को समझने के लिए समानता की थ्योरी को समझेंगे। अगर आप इसको समझ लेते हैं ना, तो आप विश्वास करिए आपके घर में किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम्स होते हैं, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उसके लक्षण को समझिए, उसका ट्रीटमेंट कर दीजिए घर में ही, वो बीमारी खत्म। शुरू में ही खत्म, बड़ा होने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना? तो सबसे पहले समानता की थ्योरी में हम लोगों को ये समझना है कि हमारे पास थोड़ा-सा जल्दी-जल्दी चलूँगा। ये देखिए, हमारे पास एक गर्दन है, 2 हाथ है, 2 पैर है। सभी लोग देखिएगा, ठीक है ना? एक गर्दन है, 2 हाथ है, 2 पैर है। एक गर्दन है, 2 हाथ है, 2 पैर है। क्लियर है सभी लोगों का? 2 हाथ और 2 पैर मिलाकर कितना हुआ? 4। कितना हुआ? 4 और हमारे पास उँगलियाँ कितने हैं? 4। अंगुलियाँ कितने हैं? 4। गर्दन कितना है? 1। कितना गर्दन है? 1। तो हमारा अंगूठा कितना है? 1। क्लियर है, समझ में आ रहा है? ये मैं बताना चाहता हूँ कि समानता की थ्योरी यहाँ पे एक मैचिंग है, समान समान है। क्या समान है? कि 2 हाथ और 2 पैर मिलाकर 4 होते हैं और हमारे पास ईश्वर ने 4 उँगलियाँ दिया है। एक गर्दन है, जिसकी वजह से एक अंगूठा भी अलग से मिला है। इस गर्दन में 2 जॉइंट हैं, ध्यान से समझिएगा, 2 जॉइंट, एक यहाँ और एक यहाँ पे, 2 ये एक जॉइंट और एक यहाँ पे जॉइंट, क्लियर है ना? तो 2 जॉइंट हैं हमारे गर्दन में और 2 ही जॉइंट वाला हमारा अंगूठा भी है। क्या ये मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? मैच कर रहा है ना, 2 ही जॉइंट है, इसमें 3 जॉइंट नहीं है। अब आते हैं 2 पैर और 2 हाथ में कितने जॉइंट हैं? एक कलाई, एक केहनी और एक कंधा। कितना जॉइंट हुआ? 3 जॉइंट। घुटना में कितने जॉइंट हैं? पैर में सॉरी घुटना एक एड़ी का जॉइंट, एक घुटने का जॉइंट, एक कूल्हे का जॉइंट। कितना हुआ? टोटल 3 जॉइंट। सब में तो 3-3 जॉइंट है और चारों उँगलियों में कितने जॉइंट हैं? 1, 2, 3 क्लियर है? ये समानता की थ्योरी आप सभी लोगों को समझ में आ रहा है? तो इस समानता की थ्योरी के हिसाब से हमारा एक गर्दन है, तो गर्दन को रिलेट करने के लिए हमारा अंगूठा है। 2 हाथ और 2 पैर मिलाकर 4 है, तो चारों के लिए हमारा चारों उँगलियाँ हैं। क्लियर है? और बचा यहाँ से लेकर ये पेट के नीचे नाभि तक का आगे का पार्ट और फिर पीछे का पार्ट। तो आगे के पार्ट के लिए ये वाला पूरा हथेली, ये पूरा हथेली हमारा हो गया और ये पीछे के लिए ये पूरा का पूरा। क्लियर है? 1 मिनट में एक्यूप्रेशर खत्म। समझ में आया आप सभी लोगों को? गर्दन के लिए अंगूठा, 2 हाथ 2 पैर मिलाकर 4 उँगलियाँ और आगे के लिए ये आगे का हाथ, ये आगे का जो पार्ट है ये गोरा है, तो गोरा वाले के लिए ये गोरा वाला पार्ट और पीछे जो काला है तो काला वाला पार्ट। क्लियर है? ओके। अभी थोड़ा-सा और इसको नज़दीक से देखते हैं, ज़ूम करके देखेंगे, ठीक है? तो और अच्छा से समझने में आएगा। देखिए 4 उँगलियाँ हैं, 2 पैर 2 हाथ हैं, लेकिन हमें यहाँ पे कन्फ्यूज़न हो रही है कि चारों में से 2 हाथ कौन होगा, 2 पैर कौन होगा? तो इसको समझते हैं ज़रा-सा। तो जिस तरीके से 2 पैर हमारा नीचे ज़मीन पर टिका होता है और दोनों हाथ हमारा इस तरीके से हवा में लहराता है, तो उसी तरीके से हम अभी समझने की कोशिश करेंगे कि 4 उँगलियों में से 2 उँगलियाँ थोड़ा-सा आराम से, थोड़ा-सा दिक्कत हो सकता है। ये 2 उँगलियाँ जो बीच वाली हैं, ये नीचे ज़मीन में चिपक जा रहा है, यानी हाथ पे और ये 2 उँगलियाँ हमारा इस तरीके से लटक रहा है। दैट मीन्स क्या? आपको पता चल गया ना कि ये दोनों उँगलियाँ हैं, ये पैर है और ये 2 उँगलियाँ जो हैं हमारे हाथ हैं। क्लियर है सभी लोगों का? यस, ये कर दीजिए ज़रा-सा ताकि मैं समझ जाऊँ। तो ये हो गया मेरा 2 हाथ और ये 2 हो गया मेरा पैर। ये 2 पैर, ये 2 हाथ, ये 2 पैर, ये 2 हाथ। याद रखिएगा, ये जो हम लोग ऐसे करते थे ना बचपन में, ये दोनों हाथ के लिए था और ये जो बचा हुआ था ये दोनों पैर के लिए हो गया। क्लियर है? अब आगे का पार्ट यानी कि ये गोरा पार्ट, ये पीछे का पार्ट यानी कि ये पीछे का पार्ट। क्लियर है ना? अब
देखिए एक चीज और कंफ्यूजन होगा आपके पास, हमारे पास एक राइट एक लेफ्ट, दो पैर हैं और यहाँ पे दो पैर है, ये मुझे भी पता है, लेकिन दोनों उंगलियों में से लेफ्ट कौन होगा राइट कौन होगा, ये कंफ्यूजन होगा आपके पास। ये दो उंगलियां हाथ के लिए है, तो राइट हाथ कौन होगा, लेफ्ट हाथ कौन होगा, ये समझना जरूरी है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट हम किसी से भी कर सकते हैं, इस हाथ से भी, इस हाथ से भी, इस पैर से भी, इस पैर से भी। क्लियर है ना सभी लोगों का, समझ में आ रहा है ना सभी लोगों को? ओके, तो अभी समझते हैं हम लोगों को पैर के लिए। देखिए इस पैर के 2 पॉइंट, 2 उंगली हैं, एक बड़ा उंगली है, एक छोटा उंगली है, एक मिडिल फिंगर है, एक रिंग फिंगर है। तो इसमें जो बड़ा वाला उंगली है, देखिए ध्यान से समझिए, ये भी पैर का ही है, ये भी पैर का ही है। लेकिन जो बड़ा वाला उंगली होगा, ये बड़ा वाला उंगली मिडिल फिंगर जो होगा, ये बड़ी वाली उंगली जिस तरफ की उंगली है उस तरफ के पैर के लिए काम करेगी। बड़ी ध्यान से समझिएगा, इतना ईज़ी वे में समझाऊँगा कि ज़िंदगी भर याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए ये जो बड़ी वाली उंगली है ना हमारे हाथ की, ये पैर वाली उंगली है पैर के लिए, बीच वाले दोनों उंगलियां हमारे क्या है पैर के लिए है। तो जो बड़ी वाली उंगली है ना, ये बड़ी वाली उंगली हमारे उसी तरफ के पैर में काम करेगा जिस तरफ की उंगली की बड़ी उंगली, ठीक है ना? अब देखिए अगर मैं इस हाथ की बात करूं तो ये बड़ी वाला उंगली इस पैर में काम करेगा, ये बड़ी वाली उंगली इस पैर में काम करेगा, तो छोटी वाली उंगली बगल में काम करेगा हमेशा, बगल वाले पैर में। ये छोटी वाली उंगली इस तरफ के पैर में, ये बड़ी वाली उंगली इसी तरफ के पैर के लिए। क्लियर है? सभी लोगों का क्लियर है? यानी कि बड़ी उंगली जब भी हम बात करते हैं, ये छोटी उंगली नहीं मिडिल फिंगर, तो ये वाली बड़ी वाली उंगली चाहे इस हाथ का हो, चाहे इस हाथ का हो, चाहे इस पैर का हो, चाहे इस पैर का हो, जिस तरफ का बड़ी वाला उंगली होगा उसी तरफ का पैर के लिए वो काम करेगा। क्लियर है? और जो छोटी वाली उंगली है वो अपोजिट साइड। सेम सिस्टम काम करता है हमारा हाथ के लिए भी। तो ये दो उंगलियां हैं हमारे हाथ के लिए, तो जो बड़ी वाली उंगली है वो इस तरफ के हाथ के लिए काम करेगा, छोटी वाली उंगली अपोजिट साइड। क्लियर है? फर्स्ट क्लास। बड़ी वाली उंगली हमेशा जिस तरफ की हाथ में है उस तरफ के हाथ के लिए, छोटी वाली उंगली हमेशा अपोजिट साइड। क्लियर है ना? सभी लोगों को क्लियर है? यस या नो? ये बताइए जरा सा मुझे ऐसे करके। कितने लोगों का क्लियर है जरा सा मुझे ऐसे बताइए। किसी को पूछना है, कंफ्यूजन है, समझ में नहीं आया, ऐसा कोई बात है? नहीं बात है ना? ओके, चलिए आगे चलते हैं। तो एक क्वेश्चन मेरा और आप लोगों की यहाँ पे छूट रहा है कि अभी हम सभी लोगों ने ये क्लियर कर लिया कि मेरा लेफ्ट कौन है, मेरा राइट कौन है, मेरा हाथ कौन है, मेरा पैर कौन है, मेरा गर्दन कौन है, मेरा सिर कौन है। समझ में आ गया सभी लोगों को? अब हम लोग थोड़ा-सा और ज़ूम करते हैं। हाथ में हमारा 3 जॉइंट है, कलाई का, केपनी का, कंधे का। अगर किसी को कंधे में प्रॉब्लम होगा तो कौन-सा एक्यूरेट पॉइंट होगा, किसी को केहूनी में होगा तो कौन-सा होगा, किसी को कलाई में होगा तो किसी का कौन। तो देखिए सिंपल सी बात मैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे पहला जॉइंट है, ये दूसरा जॉइंट है, ये तीसरा जॉइंट। तो उंगली में भी यही वाली उंगली होगा ना, ये बड़ी वाली उंगली है हाथ के लिए और इसी तरीके की हाथ। तो ये उंगली का पहला जो जॉइंट है ना, ये कलाई तक आएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक कलाई। फिर कलाई से लेकर ये सेकंड जॉइंट तक केहूनी और केहूनी से लेकर थर्ड जॉइंट तक कंधा। छोटा। क्लियर है? सेम उसी तरीके से ये पैर है, तो पैर का पहला जो जॉइंट है ये एरी तक काम करेगा, पूरा एरी। फिर एरी से लेकर घुटना तक सेकंड जॉइंट और घुटना से लेकर ऊपर तक केहूनी टूल्हा तक थर्ड जॉइंट। क्लियर है सभी लोगों का? तो ये 2 उंगली पैर के लिए और ये 2 उंगली हाथ के लिए। क्लियर है ना? सभी लोगों का क्लियर है? अब देखिए गर्दन में 2 पार्ट हैं, ऊपर का पहला सिर है या फिर गर्दन है। तो सिर पहला जॉइंट है, यानी कि ये पहला जॉइंट जो है वो सिर से संबंधित हो गया और सेकंड जॉइंट जो है वो गर्दन से संबंधित। क्लियर है सभी लोगों का? यस? चलिए 5 मिनट का क्वेश्चन आंसर करते हैं। बड़ा अच्छा रहा। आप लोग इतना जल्दी-जल्दी समझ जा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। चलिए अब किसी को कुछ पूछना हो, तो थोड़ा-सा ब्रेक करते हैं हम लोग, 1-2 क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं ताकि छोटा-मोटा कुछ कन्फ्यूजन रहा भी होगा तो खत्म हो जाएगा। सबसे पहले कौन आएँगे? अपना वीडियो ऑन करिए और मुझे फिर अब इस तरीके से नहीं, अब इस तरीके का साइन मुझे दिखाइएगा, ताकि मैं समझूँगा कि आपको पूछना है। अगर कुछ समझ में नहीं आया तो। और क्वेश्चन क्या पूछेंगे? जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है। उधर की बातें नहीं करेंगे, ये रिक्वेस्ट है आपसे, ठीक है? मैं उसके लिए समय दूँगा आपको, दिन में कभी क्लास रखूँगा क्वेश्चन आंसर की, अलग से किसी भी टॉपिक पे बात कर सकते हैं, ठीक है?
अभी किसी को कुछ पूछना ही नहीं है ना? इसका मतलब सभी लोगों को समझ में आ गया है। चलिए थैंक यू। और किसी को देख लेता हूँ। अच्छा, अनामिका सिंह मैम, आपको माइक ऑन करिए, पूछिए मैम। अभी जो पॉइंट आप बताएं, 8 मीटर पैर वाला किस repeat? हाथ वाला, पैर वाला। हाँ, अभी जैसे वो बताया ना, हाथ में 3 पॉइंट हाथ के लिए होता है, एक कलाई के लिए हो गया, ये उसके बाद का खुला हो गया, ये फिर ऊपर का हो गया। पैर का सर समझा देंगे, पैर का concept। ओके पैर के ओके, लिए मिडिल मिडिल होगी। मैं बता देता हूँ मैम। बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने। इस तरीके का एक दो क्वेश्चन मुझे लेने में मजा आता है। क्यों? क्योंकि कंफ्यूजन होना ही नहीं है। प्रैक्टिकल सेशन में तब मजा आएगा जब थ्योरी खत्म, थ्योरी पे बात ही नहीं होनी चाहिए, है ना? तो इसके लिए क्वेश्चन आंसर का सेशन जरूरी होता है। देखिए मैम, आप समझिए मेरी बातों को। ये 2 उंगलियां जो है ना, ये बीच वाली उंगलियां हमारे पैर के को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है? तो ये 2 उंगलियां हमारे पैर के लिए हो गई और 2 उंगलियां हमारे हाथ को हो गए, ठीक है? तो हम बता रहे हैं कि हम चाहेंगे तो इस हाथ से भी इलाज कर सकते हैं, हम चाहें तो इस हाथ से भी, पैर से भी कर सकते हैं, दोनों पैर से कर सकते हैं, ठीक है? तो इससे कंफ्यूजन ही नहीं होना है। मैं कंफ्यूजन वाली बात हमेशा करता ही नहीं, कभी भी नहीं। तो कंफ्यूजन होना ही नहीं है। करना क्या है कि किसी से भी हम इलाज करें, इससे इलाज करें, इससे इलाज करें, पैर से करें, लेफ्ट पैर से करें, राइट लेग से करें, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, ठीक है? मैं अपनी सुविधा देखूंगा या सामने वाला जो पेशेंट है उसकी सुविधा देखूंगा। अगर उसको इस हाथ में इलाज कराने में मजा आ रहा है तो हम इसमें करेंगे, उसको मन कर रहा है कि नहीं इसमें कर दीजिए तो इसमें कर देंगे, कहता है कि नहीं मेरे हाथ में मत करिए तो मैं किसी पैर में कर दूंगा, बोलता है कि राइट लेग में नहीं करिए, पैर में राइट में नहीं करिए, लेफ्ट में करिए तो लेफ्ट में कर दूंगा। या फिर मेरा मन करेगा, जिद करेगा कि नहीं मैं तुमको लेफ्ट में ही करूंगा तो लेफ्ट में ही करूंगा, राइट में करूंगा तो राइट में करूंगा। ये कंडीशन होता है हमारे और सामने वाले के, दोनों लोगों की क्या सहूलियत के ऊपर, क्या बोलते हैं उसको, समझौता के ऊपर, ठीक है ना? किसमें समझ में आ रहा है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि हम किसी भी चीज को अगर डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे इसी से करना है, तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरीके से भी आप कर रहे हैं, चाहे पैर में से कर रहे हैं चाहे हाथ से कर रहे हैं, तो उस हाथ का ये बीच वाला जो उंगली है, मिडिल फिंगर जिसको कहते हैं, ये उसी तरफ के पैर में काम आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये 2 उंगलियां जो है हमारे पैर को रिप्रेजेंट करती हैं, बीच वाले दोनों उंगली। और जो छोटी वाली उंगली है, रिंग फिंगर, वो हमेशा अपोजिट साइड चला जाएगा, उल्टा पैर में, ठीक है? अब उसी तरीके से ये 2 उंगली हैं, एक बड़ी उंगली, एक छोटी उंगली। तो जिस तरफ का उंगली बड़ी वाली उंगली है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ राइट का हो या लेफ्ट का हो, बड़ी उंगली है मतलब उसी तरफ की उंगली और उसी तरफ का हाथ। छोटी उंगली हमेशा उल्टे हाथ में चला जाएगा। क्लियर है अनामिका मैम? ओके। एक चीज और समझ लीजिए, वही सिस्टम है। ये पहला जॉइंट आपका एरी में काम करेगा, पैर का, फिर घुटना, फिर ऊपर कूल्हा, ये कलाई, केहूनी, कंधा। क्लियर है सभी लोगों का? वेरी गुड। तो एक शेयर करता हूं आप सभी लोगों को मैं पीडीएफ। देखिए, उम्मीद है कि ये आप लोगों के पास मिला होगा। चलिए, ये बताइए कि ये मेरा पीपीटी आप लोगों को तक पहुंच रहा है या नहीं? एक दो लोग मुझे ऐसे करके बता दीजिए। ओके, चलिए, ये मेरा मैसेज है, आप लोगों के पास गया होगा। सभी लोगों को मैंने पीडीएफ भेज दिया है, उम्मीद है। कुछ नए लोगों को नहीं मिला होगा, आज फिर भेज दूंगा, टेंशन नहीं लेना। पीडीएफ सब लोगों को चला गया है और कुछ लोगों को नहीं मिला होगा, आज भेज दूंगा। जो नए लोग होंगे आजकल 11 तारीख के बाद में ज्वाइन किए होंगे, तो उन लोगों को नहीं मिला। तो यहाँ पे देखिए है, थैंक्स फॉर बिकम ए पार्ट ऑफ अवर मिशन पेन फ्री लाइफ विद ड्रगलेस ट्रीटमेंट। इस मिशन का हिस्सा बनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है? दूसरा चीज क्या है कि ये उन लोगों के लिए है जो इसमें हमारे तरफ से प्रोफेशनली इसमें ग्रो करना चाहते हैं, पार्ट टाइम फुल टाइम।
एक्यूप्रेशर के क्षेत्र में बहुत असीम संभावनाएं हैं। कैरियर को लेकर आप आराम से वो अपना 3-4 डिजिट का पेमेंट आराम से उठा सकते हैं। इसमें समय का बहुत ही आज़ादी होता है, आप अपने मर्ज़ी से काम कर सकते हैं, ठीक है? और ये कुछ हमारे मैसेज हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं। अब आते हैं टॉपिक। तो देखिए ये थंब है, जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि ये थंब हमारा 2 जॉइंट का होता है और ये हमारे गर्दन और सिर को रिप्रेजेंट करता है, तो उसी के लिए यहाँ पे थोड़ा-सा बताया गया है। देखिए ये हमारा गर्दन में सॉरी ये हमारा जो सिर है, ये पूरा सिर इस तरीके से हमारा होता है और ये पहला जो जॉइंट है, फर्स्ट जॉइंट, इस जॉइंट में हमारा आँख, हमारा नाक, हमारा मुँह, हमारा कान और ये पीछे का पूरा सिर, ये सब कुछ आता है, ठीक है ना? कल हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में भी कुछ और ज़्यादा समझेंगे गहराई से। ऑनलाइन भी प्रैक्टिकल होता है, ठीक है ना? मैं आप लोगों को बताऊँ। तो ये देखिए इस तरीके का पूरा हूबहू हमारा सिर इस तरीके से हो गया, पहले जॉइंट पर हो गया। सेकंड जॉइंट पे क्या है कि हमारा देखिए ये पीछे का हो गया हमारा ब्रेन, पीछे का जो हमारा दिमाग होता है। हाँ, ठीक है? अब देखिए सेकंड जॉइंट पे आगे की तरफ हमारा गला है और पीछे की तरफ हमारा गर्दन है। रीढ़ का हड्डी है, सर्वाइकल का ये पॉइंट है, गर्दन जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिखाया। अब देखिए गर्दन से नीचे जैसे ही हम आते हैं सॉरी, गर्दन से नीचे जैसे ही आते हैं, तो हमारा ये 2 पार्टों में यहाँ पे देखिए बाँटा गया है, एक लकीर खींचा गया है। ये इसलिए कि हमारा लेफ्ट और राइट जो लंग्स है, उसके लिए, ठीक है? देखिए ये 2 सर्किल यहाँ पे किया गया है गोल। ये दोनों जगह जो हमारे अंगूठे के नीचे पाया जाता है, ये जगहों पे, ये जो जगह है, ये हमारा लंग्स के लिए होता है। और देखिए ओरिजिनल इसका जो फॉर्मेट होगा वो इस तरीके से होगा। देखिए ये सर है, सर के नीचे गला है, गला के नीचे हमारा दोनों फेफड़ा आ गया, ठीक है? और हमारा दोनों लंग्स के बगल में ही हमारा हार्ट होता है, राइट की तरफ होता है या लेफ्ट की तरफ होता है? आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा, ठीक है? तो ये राइट की तरफ नहीं होता है, लेफ्ट की तरफ होता है, ठीक है? तो देखिए ये लेफ्ट की तरफ में थोड़ा-सा है, राइट में भी होता है, 70-30 के आसपास का इसका रेशियो होता है। तो देखिए ये जो बीचों-बीच लकीर ब्लैक कलर का पाड़ा गया है, उसके थोड़ा-सा ल राइट साइड में भी है और लेफ्ट साइड में ज़्यादा है, ठीक है? और मूल रूप से जो इसका ओरिजिनल फॉर्मेट होता है, वो इस तरीके से होता है। छोटा-सा हार्ट यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यानी लंग्स और हार्ट का जो कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट होता है, अंगूठे के नीचे वाला भाग जो उठा हुआ होता है, ठीक है ना? अब देखिए शरीर का स्ट्रक्चर क्या है? जब हम लोग इस तरीके से बैठते हैं, तो ये हमारा गर्दन के नीचे वाला जो ये पार्ट होता है, चेस्ट का पार्ट होता है, तो ये ब्रेस्ट का पार्ट होता है, तो ये क्या होता है थोड़ा-सा उठा हुआ होता है। अब हम इसको देखिए नेचुरल रूप से ये हमारे शरीर में ये हथेली के ऊपर भी ये सबसे उठा हुआ पार्ट है ना? सबका उठा हुआ होगा, सब देखिए यहाँ पे ऊपर होगा थोड़ा-सा, ये ऊँचाई पे होगा। तो ये ऊँचाई पे उसी तरीके से है जैसे हम ये समानता की थ्योरी में बहुत अच्छा-सा मैच कर रहे हैं, आप ध्यान से समझिएगा। हमारे शरीर में ये वाला जो पार्ट है, ये हमेशा मैं तो डर गया था कि लाइट कट गया तो इन्वर्टर भी ना खत्म हो जाए। पूरा मैं इन्वर्टर अभी बोल रहा था, ठीक है? चलिए, थैंक यू। सब लोगों ने अपना कूलर वगैरह बंद कर दिया है। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि देखिए सभी लोगों का ये वाला जो पार्ट होता है ना, ये सबका थोड़ा-सा उठा हुआ होता है। बच्चा हो, बुजुर्ग हो, लेडीज़ हो, जेंट्स हो, कोई भी हो, ठीक है? और उसी तरीके से नेचुरल वे में ये वाला पार्ट भी हमारा उठा हुआ है, ठीक है ना? तो यहाँ पे लंग्स और हार्ट का कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट है, एक्यूरेट पॉइंट है। लंग्स से संबंधित किसी को कुछ बीमारी हो, हार्ट से संबंधित कोई बीमारी हो, कैसे हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ठीक हो जाएँगे, थोड़ी देर में मैं आप सभी लोगों को बताऊँगा। अब लंग्स और हार्ट के नीचे चलते हैं थोड़ा-सा, ठीक है? तो लंग्स और हार्ट के नीचे जब हम लोग जाएँगे, तो ये वाला पार्ट को हम यहाँ से हटाकर थोड़ा-सा देखेंगे तो ये अब ऐसे करके नीचे की तरफ आ जाएगा यहाँ से। देखिए फिगर में देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा। देखिए यहाँ से फिर क्या हो गया ये स्टोमक, खाना खाते हैं ना तो ये गोदाम का काम करता है। सारा चीज़ जाके कहाँ भरता है खाना-पीना? स्टोमक में जाकर स्टोर हो जाता है। तो ये स्टोमक का ये पार्ट हो गया। स्टोमक का ये इस तरीके से लकीर बनाया हुआ है और ओरिजिनल फॉर्मेट में यहाँ पर ये स्टोमक होता है। तो स्टोमक से संबंधित किसी को कुछ भी प्रॉब्लम हो तो इस पार्ट पे काम करेंगे।
देखिए पीडीएफ सभी लोगों को दे दिया हूँ, आप टेंशन मत लीजिए। पीडीएफ को प्रिंट निकाल के अच्छे तरीके से और सबको स्टेपलर करके अच्छे से रखिएगा ऊपर प्लास्टिक लगा के और उसको पढ़ते रहिएगा, ठीक है। अब देखिए स्टोमक के बगल में ये स्प्लीन है। स्प्लीन का काम क्या है? बहुत सा काम है, लेकिन एक बहुत अच्छा काम ये समझ लीजिए, ये हमारे शरीर के अंदर के रोग प्रतिरोधक क्षमता को बैलेंस करने का काम करता है, मजबूत करने का काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया स्प्लीन और ये ओरिजिनल स्प्लीन हो गया। स्प्लीन और स्टोमक के राइट साइड में देखिए, हमारा राइट साइड में क्या होता है? राइट साइड में होता है हमारा लीवर और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में होता है हमारा हार्ट। देखिए ईश्वर ने तराजू समझे हैं आप, समझते हैं आप सभी लोग तराजू, जिससे हम लोग वजन करते हैं। तो वजन ये जो जो कानून के किताब में कानून वालों को देखे होंगे, ऐसे काला पट्टी लगा के ऐसे एक तराजू पकड़ के रखे हुए हैं कि दोनों तरफ हम बराबर बराबर करेंगे। तो ईश्वर ने हमारे शरीर को ना बराबर बराबर करके दिया है, ना इधर ज्यादा ना उधर ज्यादा। इधर हार्ट था तो इधर लीवर कर दिया है, ठीक है, ताकि बैलेंस बना रहे। तो राइट साइड में लीवर होता है, लीवर या ट्रिंगल, और ओरिजिनल फॉर्मेट में देखेंगे तो ये हो गया हमारा लीवर का पूरा पोजीशन। और लीवर के बगल में देखिए यहाँ पे छोटा सा पित्त की थैली होता है, जिसको गोल ब्लैडर बोलते हैं। और देखिए यहाँ पे एक ग्रीन पत्ते की तरह आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा स्टोमक और स्प्लीन के नीचे। तो ये हो गया हमारा पेनक्रियाज, और ये पेनक्रियाज इस तरीके से देखिए। अब यहाँ पे स्टोमक, स्प्लीन, लीवर, गोल ब्लैडर और यहाँ पर पेनक्रियाज, ठीक है। ये पेनक्रियाज डायरेक्ट रूप से हमारे शरीर में शुगर, डायबिटीज को कंट्रोल करने में काम करता है। यानी कि डायबिटीज से संबंधित किसी को कुछ बीमारी हो रही है तो उसको ठीक करने के लिए हम लोगों को पेनक्रियाज पे काम करना है। ये देखिए पूरा का पूरा पेनक्रियाज का इस तरीके से ये फोटो। अब आते हैं पेनक्रियाज के नीचे, तो हमारा ये क्या है? बड़ी आंत, ठीक है ना। ये बड़ी आंत वाट की तरह होता है, वाट प्रश्नवाचक चिन्ह जो होता है उस तरीके से। और ये देखिए ये इस तरीके से हमारा आंत होता है, और ये आंत का पुच्छ होता है जिसको हम लोग बोलते हैं अपेंडिक्स, ठीक है। देखिए बहुत से लोगों को एलर्जी की समस्या आती है। एलर्जी समझते हैं ना, एलर्जी बहुत से लोगों को, धुआं का एलर्जी, धूप का एलर्जी, ठंडे का एलर्जी, बहुत से लोगों को थोड़ा सा ठंडा होता है तो उसका एलर्जी आने लगता है। डस्ट का एलर्जी, अगरबत्ती का एलर्जी, सेंट का एलर्जी, किसी भी तरीके का एलर्जी। आपको कुछ भी नहीं करना है। करना क्या है? ये अपेंडिक्स का जो पूंछ है ना, ये जो टेल बोन है ना लार्ज इंटेस्टाइन का, यहाँ पे आपको ट्रीटमेंट करना है। और ये कहाँ पे होता है? ये हमारे कानी छोटी उंगली जो है उसके जैसे ही यहाँ पे ऐसे मोड़ेंगे, यहाँ पे जाके इस जगह पे आप क्या करेंगे, मैं थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। अब देखिए ये ओरिजिनल फॉर्मेट में ये इस तरीके से आ गया, और इसके नीचे देखिए जो है वो छोटी आंत बीचों बीच। अब मुझे बताइए, यहाँ तक सभी लोगों को समझ में आ गया? सारा लीवर, गोल ब्लैडर, स्टोमक, स्प्लीन, पेनक्रियाज, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, इतना सभी लोगों को समझ में आ गया? यस या नो? यस। एक चीज इसमें नहीं दिया हुआ है, मैं बता देता हूँ, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि महिलाओं की संख्या ज्यादा है। तो आप लोगों का एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम होता है, काफी सारे लोगों को परेशानी होती है पीरियड से संबंधित या फिर लेडीज से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं। तो देखिए हमारे जो भी आप एकदम अच्छे तरीके से क्रॉसपॉन्डेंस पर ध्यान देंगे। सामान्यता, कहाँ पे सामान्यता है? तो आगे में हमारे नाभि के नीचे जो पार्ट्स होते हैं, जगह होते हैं, ये वाला लोअर एब्डोमिनल, यहाँ पे क्या होता है? सारे हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, चाहे मेल के हो चाहे वो फीमेल के हो। मेल का कम होता है, फीमेल का ज्यादा होता है, क्योंकि ओवरी होता है, फॉलोपियन ट्यूब होता है, ठीक है ना। तो इन सब चीजों का, तो ये कहाँ पे जाएगा? ये डायरेक्ट रूप से समझिए। और दूसरी चीज क्या है कि दोनों पैर के बीचों बीच, दोनों पैर के बीचों बीच, तो देखिए दोनों पैर कहाँ पे है हमारा? ये हो गया। और यहाँ पे देखिए ऊपर की तरफ, ठीक है ना। अब देखिए ये यहाँ पे आंत जो है ना, रेक्टम यहाँ पे जो होता है ना, जहाँ से मल का निकासन होता है, वहाँ वहीं के आसपास सारा चीज होता है। तो उसके ऊपर आप सपोज करिए कि इस एरिया में, ये इस एरिया में इसका सारे पॉइंट्स हमारे होंगे किसके? तो महिलाओं से संबंधित जितने भी प्रॉब्लम्स होते हैं उसके लिए, ठीक है ना। अभी जब हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में आएंगे ना, तो मैं आप सभी लोगों को स्केच पेन लेकर आऊंगा और सभी लोगों को अच्छे तरीके से इसका प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा
कि किस तरीके से महिलाओं से संबंधित कुछ भी प्रॉब्लम्स हो। देखिए होता क्या है कि बहुत से जो स्टार्टिंग एज होता है पीरियड्स के, तो बहुत से लड़कियों को प्रॉब्लम्स आते हैं, तो गार्जियंस के रूप में हमें पता रहता है कि उनको पीरियड्स स्टार्ट हो रहे हैं या पेनफुल पीरियड्स होते हैं। बहुत से लोगों को पीसीओडी की शिकायत आने लगती है, तो उसका लक्षण पहले हमें पता चल जाएगा, तो हम उनका ट्रीटमेंट ईजी वे में कर सकते हैं। येस या नो? तो करके हम अपने बच्चों को अच्छे तरीके से सेव कर सकते हैं। तो इस तरीके से इस चीज़ पे भी हम लोग बातचीत करेंगे। यहाँ पे इसके सारे पॉइंट्स होते हैं, आगे और पीछे, आगे और पीछे, ठीक है? पीछे क्यों? क्योंकि पीछे हमारा स्पाइन होता है, दोनों हड्डियों दोनों पैरों के बीचों-बीच क्या होता है? रीढ़ का हड्डी। तो रीढ़ की हड्डी कहीं न कहीं हमारे पूरे ऑर्गन्स को एक्टिवेट करते हैं। थोड़े दिन आगे जब स्पाइन की क्लास चलेगी तो आप सभी लोगों को पता चलेगा, ठीक है? तो आप सभी लोगों को क्लियर है, एक-एक ऑर्गन्स का कहाँ पर उसका कॉरेस्पॉन्डेंस पॉइंट है, पता चल गया सभी लोगों को? यस? देखिए काम क्या करना है, आप सभी लोगों को अपने घर पे अच्छे तरीके से थोड़ा-सा काम करना है और कोशिश करना है कि अपने हाथों पे या अपने परिवार के किसी व्यक्ति के हाथों पे उसको ड्रा करना है कि कहाँ पे लीवर है, कहाँ पे स्टमक है, अच्छे तरीके से उसको सेट करना है इस हथेली में, ठीक है? ओके, ये आपका होमवर्क है, घर पे जाके काम करेंगे। कल हम लोग प्रैक्टिकल सेशन में रहेंगे, उसके पहले हम लोग एक और कंप्लीट करते हैं सेशन को अभी बाकी रह गया। आगे का चीज़ हम लोगों का पूरा कंप्लीट हो गया है, थोड़ा-सा चलते हैं पीछे की तरफ। देखिए पीछे की तरफ जब हम लोग जाएँगे, तो ये जो हमारा अंगूठा है, ये गर्दन है, सिर के पीछे वाला पार्ट और गर्दन के नीचे थोरेसिस हो गया, थोरेसिस के नीचे लंबर हो गया, लंबर के नीचे कॉक्सी। तो देखिए यहाँ पे दोनों उँगलियों के बीच में आ जाता है ये टेलबोन, टेलबोन से शुरू होगा ना पीछे की तरफ से, दोनों पैर के नीचे, पैर के बीचों-बीच से, तो ये टेलबोन से शुरू हो रहा है लंबर, लंबर के बाद थोरेसिस, थोरेसिस में देखिए 2 टुकड़ा हो गया है। एक टुकड़ा अंगूठे की तरफ चला गया है और एक नीचे की तरफ। वो इसलिए क्योंकि हमारा अंगूठा इस तरीके से है, लेकिन हमारा शरीर तो ऐसे है नहीं। ये अंगूठा ऊपर उठकर जब यहाँ पे आ जाएगा, तो ये अंगूठा के नीचे चला जाएगा, ठीक है ना? यहाँ से चला जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? इसका एक फ़ोटो है मेरे पास, आप लोगों को भेजूँगा, ठीक है ना? अभी मैं इसमें सेट कर देता तो और अच्छा होता। चलिए अगले बार के लिए मैं नोट कर लेता हूँ। तो ये क्या है कि जैसे ही अंगूठे को मैं यहाँ से गर्दन को मतलब कि ये गर्दन ऐसे है, जब इसको सीधा कर देंगे, तो जब सीधा कर देंगे तो पूरा रीढ़ ऊपर से लेके नीचे तक चला जाएगा। तो ये रीढ़ का हड्डी जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, गर्दन से ऊपर की तरफ से चला जाएगा, ठीक है? तो ये रीढ़ का हड्डी हो गया। देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ एक और है यहाँ पे, इस तरीके से समझिए इसको। ये सर्वाइकल है, ये थोरेसिस है, ये लंबर है और यहाँ पे क्या है, ये 2 किडनी है। ये दोनों किडनी छोटे-छोटे जो बच्चे की तरह दिखाई दे रहा है, ये किडनी है और इस किडनी को अगर हम पीठ की तरफ से देखते हैं, रीढ़ की हड्डी की तरफ से, तो ये सबसे पहला ऑर्गन्स आता है और अगर आगे की तरफ से फाड़ के देखेंगे, तो सबसे लास्ट में चला जाएगा। क्लियर है? और ये कहाँ रहता है, तो रीढ़ के बगल में होता है। अब सपोज़ करिए कि मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, मेरे बगल में कोई आदमी मुझे डिस्टर्ब करेगा, तो वो डिस्टर्ब हो रहा है, वो तो हो ही रहा है, मैं भी डिस्टर्ब होऊँगा या नहीं होऊँगा? येस या नो? और मैं जब पढ़ा रहा हूँ, क्लास कर रहा हूँ, तो मैं डिस्टर्ब रहूँगा तो आप लोगों पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यस? तो सेम उसी तरीके से मेरी बातों को समझिएगा, जब किडनी में किसी भी तरीके की कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम्स का मतलब ये नहीं कि वो खराब हो गया, ठीक है? प्रॉब्लम्स का मतलब कि जैसे हम लोगों को कभी सर्दी हो जाता है, खाँसी हो जाता है, जुकाम हो जाता है, बुखार हो जाता है, तो हमारे शरीर में वही एनर्जी होता है जैसे हम स्वस्थ होते हैं या फिर जब हमें सर्दी हो जाता है तो थोड़ा-सा हम सुस्त हो जाते हैं। या फिर अगर दिन में हम अगर मान लीजिए कि 10 घंटा काम करते हैं, तो उस दिन हम 1-2 घंटा कम काम करते हैं। येस या नो? ऐसा होता है ना? सेम उसी तरीके से हमारे शरीर में हो सकता है कभी पानी अच्छे से नहीं पिए, पानी की कमी हो गई या अधिकता हो गया, तो इसकी वजह से हमारा किडनी थोड़ा-सा परेशान हो गया, थक कर अच्छे से काम नहीं कर पाया, तो इसका प्रभाव पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा शरीर पे? तो इस तरीके की कुछ असुविधा होने की वजह से जब किडनी में किसी तरीके का असंतुलन होता है, तो उसका प्रभाव सबसे पहले कहाँ पड़ेगा? रीढ़ की हड्डी पे पड़ता है। तो सबसे पहले मैक्सिमम जो लोग होते हैं, मेरा ऐसा मानना है कि 80% 90% लोगों को जब बैक पेन का प्रॉब्लम होता है, तो उनको बैक पेन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, उनको प्रॉब्लम किडनी से होता है। जैसे ही हम किडनी को सपोर्ट करते हैं, जैसे ही हम किडनी का ट्रीटमेंट करते हैं, उनका स्पाइन ऑटोमेटिक अच्छे से काम करने लगता है, ठीक है? तो यहाँ पे क्या करना है,
जब भी हम स्पाइन का ट्रीटमेंट करेंगे तो स्पाइन को ट्रीटमेंट करने के बाद हम लोग किडनी को एक्टिवेट करेंगे, किडनी का भी ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे कल हम लोग समझेंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज क्या है, देखिए यहाँ पे देखिए ये रीढ़ की हड्डी है, यहाँ पे दो किडनियां हैं, तो किडनियों का क्रॉसपोंडेंस कहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, हथेली के बगल में, दोनों उंगलियों के बीचों बीच। इसका ट्रीटमेंट भी हम लोग करेंगे। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बातें बता देता हूँ। देखिए बहुत से लोगों को अलग अलग तरीके से प्रॉब्लम्स आते हैं, तो अलग अलग डिशेज काम आते हैं। हमारे सर्वाइकल में 7 डिश होते हैं ना, तो सातों डिश का यहाँ पे एक डायग्राम दिया हुआ है, आप सभी लोग इसको आराम से समझ। चलिए, तो ये आज तक का ये एक्यूप्रेशर का क्लास हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। कल के क्लास के लिए थोड़ा सा इम्पोर्टेंट समझिएगा, कल प्रैक्टिकल सेशन होगा, आप सभी लोगों को 2-3 चीज लेकर आने होंगे। एक तो 1/2 इंच का टेप ले लीजिएगा, एक 1 इंच का टेप ले लीजिएगा, माइक्रोपोर्ट टेप होता है, हो सकता है कि मैं सुबह में फोटो इस पे भेज दूं, उस तरीके से आप लोग ले लीजिएगा। नोट कर लीजिए, राजमा लेकर आना है 2 पीस, मटर का दाना लेकर आना है 8 से 10 पीस, हरा मटर हो या फिर उजला मटर हो या कोई भी मटर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में थोड़ा सा मेथी होना चाहिए 50 ग्राम के आसपास, ठीक है। काली मिर्च 2 पीस होना चाहिए, लौंग 1 पीस होना चाहिए, ठीक है। ये इतने सामानों को आप लेकर आइएगा, इन्हीं सभी चीजों से हम आपको सिखाएंगे कि कैसे हम इसको प्रैक्टिकली वे में ट्रीटमेंट कर सकते, ठीक है। क्लियर है सभी लोगों का, यस या नो? अब क्वेश्चन आंसर। आज के क्लास में हम लोग जो भी सीखे हैं या हमने जो भी आपको आज बताया है, उसमें से अगर किसी भी तरीके का कुछ डाउट रह गया या समझने में दिक्कत आ रहा हो या समझ नहीं पा रहे हैं, तो वही चीज को आप लोग अभी पूछें। ये नहीं कि बाहर की सवाल पूछने लगे। हालांकि मैं बता सकता हूँ, लेकिन इससे डिस्टर्बेंस होता है। क्या होता है कि अगर मैथ की क्लास में हम लोग साइंस पढ़ने लगे तो दिक्कत हो जाएगी, ठीक है ना। उसी तरीके से जैसे कि मान के चलिए कि अगर हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग खेलने लगे या खेल के समय में हम लोगों को पढ़ने का समय में, फिर ठीक नहीं लगता। तो सब्जेक्ट हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। क्या तो सरिता गुप्ता मैम दिल्ली से हैं, कैसी हैं आप? अनामिका सिंह मैम आप कैसी हैं? दोनों लोगों का क्वेश्चन है, मैं पूछना चाहूंगा, बताइए क्या जानना चाहेंगी मैम? माइक ऑन करिए। हाँ जी सर। जी मैम हेलो बताइए। सर एक्चुअली मैं ना उसमें कंफ्यूज हूँ, जो ये स्पाइन आपने बताया ना कि वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एक थंब में और एक जो हमारे 2 फिंगर्स के बीच में जा रहा है, तो मैं उसमें कंफ्यूज हो गई कि ओके, वो 2 पार्ट्स में और मतलब कि और वो है। कोई कंफ्यूजन है? सर अभी फिलहाल एक ही है। ओके, अच्छी बात है, ये तो बहुत छोटा सा कंफ्यूजन है और ये ठीक हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं बता देता हूँ। देखिए ये कंफ्यूजन अगर खत्म नहीं होगा तो दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन इसको हम लोग अभी कल के सेशन में भी बता दूंगा, एक फोटो में भेज दूंगा। देखिए समझने की कोशिश करिए, मैं फिर से समझा रहा हूँ, हो सकता है मैं समझाने में सफल हो जाऊं या फिर हो सकता है कल मुझे एक फिगर दिखाना। देखिए हम लोगों का जो हाथ है ना, ये 5 उंगलियां एक से तरफ से है, तो ये जो गर्दन है ना, सिर है ना, ये ऊपर की तरफ है, तो ये गर्दन का पार्ट है, तो इस गर्दन को पार्ट को यहाँ से ना लेकर यहाँ से काट देता हूँ मैं, और ये वाला उंगली को काट कर मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। कहाँ पे लगा देता हूँ? यहाँ पे। तो ये आगे का पार्ट आगे की तरफ हो जाएगा और ये पीछे का पार्ट काला हो जाएगा। तो अब बताइए कि जब काला वाला पार्ट हो जाएगा, तो यहाँ से जो गर्दन का पार्ट है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो थोरसिस तक आया है, ये पार्ट डायरेक्ट अब यहाँ से मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? यहाँ से मिल जाएगा ना, यहाँ तक अंगूठा चला जाएगा, यानी ये गर्दन हो गया पीछे की तरफ। समझ में आ रहा है ना? इमेजिन करिए, समझिए, तब समझ में आएगा। अभी इसको फिगर में दिखा दूंगा तो समझ में आ जाएगा। अभी नहीं है मेरे लैपटॉप में, मुझे ढूंढना पड़ेगा, तो मैं कल इसको दिखा दूंगा, ठीक है। अभी मुझे बताइए संगीता मैम, आप क्या जानना चाहेंगी? नमस्ते सर। सर मेरे को मैम। एक क्वेश्चन पूछना है सर, कि हाइलर कंजेशन होता है कि मतलब जहाँ पे लंग्स और वो जो विंड पाइप मिलता है वहां पे होता है, तो उसके लिए परफेक्ट स्पॉट कौन सा होता है मतलब?
हाँ बिल्कुल सही बात है। देखिए ये वाला जो परफेक्शन का पार्ट है ना मैम, समझने के लिए इसके लिए प्रैक्टिकल सेशन रखा गया है, क्योंकि अभी मैं उसको बताऊंगा ना तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग जब प्रैक्टिकल सेशन में आएंगे ना तो बहुत चीज क्लियर होगा, क्योंकि वहां पे हम कर करके समझेंगे। वैसे मैं एक ही चीज आपको अभी बता सकता हूँ, ऑनलाइन का मजा अलग है, ऑफलाइन का मजा अलग है, दोनों दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। देखिए ये जो क्या है ना कि गर्दन के बीचों बीच, ये जो नाकों के बीचों बीच ये जो पार्ट, जी और यहाँ से दोनों लंग्स इस तरीके से दोनों का पाइप जी होता है, और यहाँ से दोनों अलग अलग डिवाइड हो करेक्ट जाता है। तो करेक्ट सिंपल सा तरीका है ना, यहाँ पे 1 मिनट में फिगर दिखाने की कोशिश करता हूँ, जी पता नहीं है कि नहीं जो मैं दिखाना चाहता हूँ। फिर भी एक बार, हालांकि प्रैक्टिकल में तो ये सब मैं करवा दूँ। अच्छा क्वेश्चन है मैम। हाँ देखिए, देखिए देखिए यहाँ पे देखिए, ये जी जो लाइनिंग है ना मैम, ये वाला हाँ लाइनिंग हाँ यहाँ हाँ पे ये एग्जैक्ट पॉइंट होते हैं। जी ठीक है, अब देखिए यहाँ पे फिगर देखिए, ये बीचों बीच दोनों में ये गैप है, ये जी पाइप है, ये पाइप है, और पाइप के नीचे में हार्ट का पाइप होता है, और दोनों राइट जगह से ये रास्ता निकला हुआ नली है, ठीक है ना। राइट तो ये राइट बीचों बीच एकदम यहाँ पे, अब मेरे मेरे मैं यहाँ से करता हूँ, एक से बड़ा करता हूँ। जी अब देखिए ये सही बीच हाँ बिल्कुल इसके बीचों बीच ना ये वाला जगह पे इसका ये होता वाला। है, ठीक है ना। ये मैंने ये प्रश्न इसलिए पूछा क्योंकि या तो आपको किडनी प्रॉब्लम हो या आपको हार्ट प्रॉब्लम हो तो जनरली हाइलर में कंजेशन हो जाता है। बिल्कुल ये बिल्कुल मैंने बिल्कुल। मेरे हस्बैंड को देखा था बाईपास के पहले ये हुआ था और हमको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा था। तो तब से ये बात मुझे दिमाग में खटक रही है कि ये कैसे कर सकते हैं हम। थैंक यू बिल्कुल। सो मच सर। तो इस थैंक तरीके से आप कर सकती हैं, और इसमें आप एक बेहतर तरीका मैं आपको बताना चाहूँगा मैम, कि यहाँ पे जो ये जगह है ना, इस तरीके से जो पाइप आ रहा है, उस जगह पे आप रेड कलर लगा लीजिए। रेड कलर का मतलब ये हो गया, ये फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। और देखिए किसी भी तरीके का इन्फेक्शंस टाइप का कुछ भी हो, ठीक है? तो उसको ठीक करने के लिए, जैसे सपोज कीजिए कि हमारे घर में, हमारे गली में, हमारे रोड पे कचरा हो जाता है, किसी भी तरीके का कुछ कचरा, अगर धूप तेज निकल जाता है तो वो सूख जाता है और पता नहीं चलता है कि कहाँ गया वो। सेम चीज ये हमारे शरीर के साथ भी है। अगर हम उस जगह पे थोड़ा सा पावर बढ़ा दे धूप की, यानी कि अग्नि तत्व की, तो क्या होगा कि वो उसको सुखा के, गला के, जला के खत्म कर देगा। तो किसी भी तरीके के इन्फेक्शंस होते हैं हमारे शरीर में, तो वहां पे हम लोग रेड कलर का इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है? या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले हम रोड को पानी से धो देते हैं, अच्छे तरीके से साफ कर देते हैं, और फिर धूप आता है तो अच्छे से सूख जाता है। तो पहले क्या करेंगे, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन रेड कलर की जगह पे ब्लैक कलर यूज़ कर देंगे, तो थोड़ा-सा वहाँ पे पानी बढ़ेगा, तो चिपचिपापन ज़्यादा बढ़ेगा, थोड़ा-सा परेशानी भी बढ़ेगा। तो जब लगे कि थोड़ा-सा परेशानी ज़्यादा बढ़ा है, तो आप ब्लैक कलर बंद करके रेड कलर लगाना शुरू, ठीक है? तो ये भी तरीका है। मतलब डायग्नोसिस कैसे करते हैं, ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, ये टोटली नेचुरल है। ये ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी कर देंगे तो फ़ायदा होगा। हम कुछ भी किस सोच से कर रहे हैं, ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना? तो कभी-कभी नमी आ जाता है, तो हम लोग हवा चला के भी उसको सुखा देते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ग्रीन कलर भी लगा के ठीक कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि हम सोच कैसे रहे हैं और उसको ट्रीट कैसे कर रहे हैं, ठीक है? कुछ लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। थोड़ा-सा जब हम लोग लर्निंग को और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे तो सब समझ में आने लगेगा, ठीक है? 5 तत्व जो होते हैं ना, पाँचों तत्व के अपना अलग-अलग कलर होता है, ठीक है? अब 1-2 क्वेश्चन और मैं लेता हूँ। प्रभात शर्मा मैम, प्रभात शर्मा मैम, आप अपनी माइक ऑन करिए। मैम माइक को ऑन करिए प्लीज़। हाँ, हो गया। क्वेश्चन है जो अपना थंब में जो फेस है, तो अपन आईज को कैसे डिटरमाइन करेंगे कि लेफ्ट आईज कौन सी है और राइट आई कौन सी है? बहुत ईज़ी है मैम, जब हम ऐसे करके रखे हुए हैं ना, तो ये देखिए हमारा ये नाक के बगल में है, ये वाला मेरा राइट है, तो इधर राइट हो जाएगा, इधर मेरा लेफ्ट है, तो इधर लेफ्ट हो जाएगा। अगर मैं ऐसे करके रखा हूँ, तो इधर लेफ्ट हो गया, इधर राइट हो गया। ईज़ी है ना? क्लियर है ना मैम? ओके। अब नाक के लिए भी ऐसे ही होगा।
इधर का नाक बंद है तो इधर लगाऊंगा, इधर का नाक बंद है तो इधर लगाऊंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। वेलकम। अच्छा, अनामिका सिंह मैम, आपका भी कुछ क्वेश्चन है? नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सर मेरा सवाल ये था कि जैसे आप बताएं कि ये 2 पैर का है, ट्रीटमेंट करना है, प्रेशर अगर देना है या मेथी का दाना लगाना है, कुछ भी करना है, तो जिस पैर का है उसी में करना है या दोनों हाथ में से कैसे डिसाइड करें कि इसमें करें कि इसमें करें? नहीं, देखिए मैं बताता हूँ, किसी से भी करें, ठीक है, हाँ उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। इसमें मैंने आपको इसलिए बताया है कि अगर मैं मान के चलिए, सपोज करिए कि मैंने अभी क्या कहा है कि अगर बीच वाला उंगली, बड़ा वाला उंगली से ट्रीटमेंट करूंगा तो जी। उसी पैर पे काम करेगा, असर करेगा, उसी पैर पे फायदा करेगा। लेकिन अगर मैं इसी हाथ से बगल वाला पैर के बारे में इलाज करना चाहता हूं तो मैं बीच वाला का करूंगा कि रिंग फिंगर पे करूंगा? तो रिंग फिंगर। दैट्स इट, सिंपल सी बात है। अब मैं अगर इधर के करूं या उधर के करूं, ये वाली क्वेश्चन कंफ्यूजन की होती है। यहाँ पे कंफ्यूजन किसी को करना ही नहीं है। जी जी। सिंपल सी बात है कि उसी पैर में करना है तो बीच वाले उंगली का, और अगर अपोजिट वाला करना है तो सेकंड वाला उंगली को करना है। ठीक ठीक है है, सर। बस। चलिए, थैंक यू। अभी 1-2 लोग और हैं, चेक कर लेता हूँ। गैलेक्सी J7 प्राइम, माइक ऑन करिए। ऐसा नाम है आपका? नो सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि एक्यूप्रेशर में फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है क्या? क्लियर। बिल्कुल बिल्कुल। कहाँ का फंगल इन्फेक्शन है? पिगमेंटेशन हो रहा, स्किन पिगमेंटेशन, कुछ चिकन ऐसा कुछ खाते ही हो रहा है। ओके, तो देखिए मैं इस पे 2-3 बातें कहूंगा, 2 बातें कह देता हूँ, 3 बातें नहीं कहूंगा, ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, पहली जी। बात ये है कि एक्यूप्रेशर करने से पहले मुझे उसके बारे में, उसके रोग के बारे में जानकारी होना जरूरी है। ठीक है, अगर सपोज करिए कि आपको परेशानी लंग्स से हो रही होगी और आप ट्रीटमेंट अगर किडनी से करेंगे तो आपको फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? बताइए मैम, आपका माइक अनम्यूट हो गया, फिर से अनम्यूट करिए। जी सर। फायदा मिलेगा या नहीं किडनी मिलेगा? किडनी के लिए कॉर्न सिल्क वाला काढ़ा भी यूज कर रहे हैं सर। नहीं, मैं बता रहा हूँ, मेरी बात समझिए। ट्रीटमेंट पे नहीं जा रहे हैं, थोड़ा सा डायग्नोसिस पे समझते हैं। हम लोग क्या करते हैं कि जब, अच्छा एक चीज बताइए कि आपको जो ये बीमारी है उसका जड़ अगर हम लोगों को पता नहीं चलेगा तो हम अंदाजा से किसी चीज को ट्रीटमेंट करेंगे तो फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा? नो सर, तो उसके लिए नहीं। कैसा करेंगे? तो आप क्या करेंगे, इस तरीके का ये जो क्वेश्चन है ना, थोड़ा सा हम लोगों को वेट करना पड़ेगा। अभी 4-5 क्लासेस जब हो जाएंगे ना तो हम लोगों को उसका प्रोटोकॉल बनाने में थोड़ा सा आसानी होगी। ठीक है, जी। तो अभी हम लोग ट्रीटमेंट पे ज्यादा बातें नहीं करेंगे। अभी जैसे हम लोग अभी बातें कर रहे हैं तो उस तरीके से जो अभी पढ़ रहे हैं उस पे समझने की कोशिश करेंगे। जी मैंने सर, अभी थोड़ा देर शुरू में बताया है कि पॉइंट है। सब बीमारी में, सब ट्रीटमेंट में सिर्फ एक्यूप्रेशर ही काम करे ऐसा संभव नहीं है। लेकिन ये सातों टॉपिक में कुछ ऐसा चीजें हैं जो इस पे काम करेगा। ठीक है ना, तो अभी हम लोग थोड़ा सा 2-4 क्लासेस और अटेंड कर लेते हैं, इस तरीके की बीमारी को कैसे ठीक कर सकते हैं और परमानेंट क्योर कैसे कर सकते हैं, इन सब चीजों पे बात करेंगे। ठीक है मैम, तो उम्मीद है कि आप थोड़ा सा संतुष्ट होंगी मेरी बातों से। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होगा आपके ट्रीटमेंट के लिए। ठीक है, तो प्रभात शर्मा, आप अपना माइक ऑन कर लीजिए सर। मैम कौन है? प्रभात शर्मा जी, एक बार माइक ऑन कर लीजिए। यस सर। जी बताइए मैम। सर मेरा क्वेश्चन पहले पुटअप हो चुका है, मैंने आपसे क्वेश्चन पुटअप करा था आइस के अकॉर्डिंगली, आइस के रिगार्डिंग। ओके ओके ओके, जस्ट क्लियर। ओके, थैंक यू मैम। मैं चेक करता हूं और किसी के कुछ क्वेश्चन हो। देखिए किसी का भी कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे समझ में नहीं आएगा क्योंकि भीड़ ज्यादा है, तो इस तरीके के सिग्नल आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए रांची से है एक आदमी है, महक महतो जी, कैसे हैं आप? माइक ऑन करिए। ठीक है सर। कहिए क्या जानना चाहेंगे? सर मैसेज भी किए थे, एक मेरा दोस्त है उसका पाइल्स हो गया बवासीर, वो मांस वाला होता है ना,
वो वाला, तो वो बोल रहे थे कैसे ट्रीटमेंट करना है, तो हम सोचे कि आपसे एक बार बात हो जाता तो इस तरह से। देखिए 2 चीज है, बवासीर जिनको भी है उनको आज से 2 चीज शुरू कर दीजिए, एक ग्रीन जूस जी, और दूसरा काउंसिल का काढ़ा। ये दोनों डिटॉक्स का प्रक्रिया है। ये जी। 2 जो पार्ट मैंने बताया ये एक ही में है, डिटॉक्स में। और एक्यूप्रेशर में क्या करना है कि जैसे हमारा एरी होता है ना, हील एरी, एरी जी। समझ रहे हैं? जी, जी। एरी का पीछे वाला पार्ट जो हो गया, जैसे आप कुर्सी पर बैठ जाएँगे, उनको बताएँगे कुर्सी पे बैठ जाइए और उसको हील को, एड़ी को ना आराम से ज़मीन पे पीटेंगे, धीरे-धीरे, जितना वो बर्दाश्त कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं कौन-सा पार्ट? एड़ी वाला जो भाग गया वो हाँ, एड़ी का पार्ट जो अगर हम ज़मीन पे ऐसे से मारेंगे, तो वहीं पे प्रेशर पड़ेगा, ठीक है? तो वो जी। वाला जो पार्ट होता है ना, पाइल्स के लिए बड़ा अच्छा पॉइंट होता है। बहुत जल्दी 2-3 दिन करेंगे, उनका दर्द वगैरह तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, ठीक है? तो बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। तो ये 2 काम आप उनको करने के लिए कहिएगा, एक ग्रीन जूस, काउंसिल का काढ़ा और एक्यूप्रेशर, ठीक है? और बाकी जब हम लोग आगे बढ़ेंगे, तो और भी जी, बहुत सी चीज़ें को पता चलेगा, लेकिन क्या है कि हम लोग पढ़ते जाएँगे और सीखते जाएँगे, ठीक है? ठीक है सर। ओके। और कोई लोग हैं? नो वन। चलिए ठीक। तो उम्मीद है कि आज का सेशन आप सभी लोगों को अच्छा लगा होगा। 1 घंटा 10 मिनट क्लास हम लोगों का हो चुका है। एक ही रिक्वेस्ट मैं हमेशा करना चाहता हूँ आप लोगों से, कि बड़ा मेहनत होता है आप सभी लोगों को इतना अच्छा तरीके से इस मिशन से जोड़ना। और आप सभी लोगों को एक चीज़ मैं बताता हूँ कि आप सभी लोगों के जो जो लोग प्रोफ़ेशनली रूप से ग्रो करना चाहते हैं, उनके लिए एक मैसेज मेरा है। ध्यान से सुनिएगा। आप लोगों को पता नहीं होगा कि कितना मेहनत करना पड़ता है। तो जितने भी हमारे बिज़नेस पार्टनर्स होते हैं ना, तो ये जो जितने भी छोटे-छोटे कोर्सेज़ होते हैं या बड़े-बड़े कोर्सेज़ होते हैं, जैसे सपोज़ करिए कि ₹999 का कोर्स है। मेरी बातों को ध्यान से समझिए सभी लोग, इधर-उधर मत ध्यान से देखिएगा, ठीक है? समझिएगा तो आपको पता चलेगा। जो लोग इस चीज़ को लेकर करियर के रूप में डेवलप करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए मेरा एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है ना? मैसेज क्या है कि ₹999 में मेरा 7 दिन का ऑनलाइन क्लासेज हो रहा है। दूसरा चीज़ क्या है कि 1 दिन ऑफलाइन क्लासेज हो रहा है। ऑफलाइन क्लासेज के कितने खर्चे होते हैं आप सभी लोगों को एहसास होगा। तो उसके लिए रूम बुक करना, उसके लिए कुर्सी, टेबल, माइक, पानी, कुछ ब्रेकफ़ास्ट, कुछ नाश्ता, कुछ चाय, कुछ डिनर्स, खाने का व्यवस्था करना, सर्टिफ़िकेट, आना-जाना, समय लगाना, बहुत बड़ा कॉस्टिंग होता है, ठीक है? दूसरी चीज़ क्या है कि हमारा एक कंडीशन होता है, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए हम बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं लगाना चाहते। तो मेरा कंडीशन क्या रहता है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम 30 से 40 लोग होना चाहिए, ठीक है? और नहीं तो 20 से 25 लोग। ये इतना अच्छा कंडीशन होता है प्रैक्टिकल के लिए कि सभी लोगों को समय मिलता है, सीखने को समय मिलता है। अब 100 लोगों का भीड़ लगा के हम प्रैक्टिकल करवाएँगे 1 दिन का, तो क्या होगा? हमको फ़ायदा होगा कि 100 लोगों को हम एक ही दिन में देख के आ जाएँगे, लेकिन सामने वाले को फ़ायदा नहीं होगा। हमारा मकसद क्या है कि आपको फ़ायदा मिले, ठीक है? तो इस ₹999 में मैं 1 दिन का प्रैक्टिकल सेशन दे रहा हूँ, ऑनलाइन नहीं ऑफ़लाइन दे रहा हूँ। सब लोगों को खाना भी कोशिश करूँगा कि वहाँ के सुविधा के अनुसार मिले, पानी, चाय का व्यवस्था हो, उठने-बैठने का व्यवस्था हो, सर्टिफ़िकेट मिले, बहुत तरीके का। और उसमें से सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, कि हमारा एक कंडीशन ये है कि जिस व्यक्ति को जो लोग लेकर आते हैं, ठीक है? जैसे हमारे इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच हो गए, जैसे हमारे चैनल पार्टनर्स हो गए, वो हमारे क्या हैं शेयर हैं, वो हमारे पार्टनर्स हैं। तो उन पार्टनर्स का अगर अगर हमारे साथ क्या सपोर्ट मिल रहा है, तो उनको भी कुछ मिलना चाहिए। अब देखिए कि ₹999 में से ₹500 उनके पास चला जाता है, ठीक है? आप लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन ये बात मैं आप लोगों को बताने वाला था कब पर्सनल हेल्थ कोच का जब क्लास चलेगा तब पता चल जाता। मैंने ये पिछले वाले क्लास में ये वाली क्लास छोड़ दिया था, जानबूझकर कि एक ही बार कराऊँगा, ठीक है? तो पर्सनल हेल्थ कोच में हम लोग यही सिखाते हैं कि कैसे कंपटीशन हम लोगों को नहीं करना है, हम लोगों को कोलैबोरेशन करना है। क्या करना है? कोलैबोरेशन करना है, एक-दूसरे को सपोर्ट करना है। तो इसमें ये होता है। इसमें क्या होता है कि ₹900 में ₹500 उनके पास चला गया और ₹500 में ₹499 में
मुझे ऑनलाइन क्लास भी करवाना है और ऑफलाइन प्रैक्टिकल सेशन भी करवाना है। सारा का सारा खर्चा उसमें मेरा होगा, सामने वाले व्यक्ति को बिना कुछ मेहनत के ₹500 बच जाता है। समझ में आया? तो ₹499 में इतना बड़ा चीज़, इतना वैल्यूएबल चीज़, इतना बड़ा ज्ञान पूरे भारत में कहीं भी नहीं मिलेगा। ये मेरा दावा है, पर्सनल दावा है। और उसके बाद में क्लास खत्म होने के बाद भी आप सभी लोगों में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे साथ सालों-साल जुड़े रहते हैं, सालों-साल आपके क्वेश्चन को मैं फुलफिल करने की कोशिश करता हूँ, आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट देता हूँ, ठीक है? तो इस बदले में एक चीज़ तो बनता है कि कम से कम आप एक छोटा-सा फीडबैक ज़रूर दीजिए मुझे, एक रिव्यू ज़रूर दीजिए, ठीक है ना? मैं लिंक हमेशा शेयर करता हूँ, काफ़ी सारे लोग क्लास सुबह से लेके शाम तक देखते हैं, उसके रिकॉर्डिंग्स देखते हैं, उसके पीडीएफ देखते हैं, ऑनलाइन की जगह पे ऑफलाइन प्रैक्टिकल सेशन में भी आएँगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन एक छोटा-सा फीडबैक हमें नहीं दे पाते। तो ये ठीक बात नहीं है, आपका सपोर्ट इतना तो मिलना चाहिए मुझे। ये क्या लगता है, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए ना? तो देखिए दिल खोल के आइए, अपनी भावनाओं को रखिए कि ये कैसा चल रहा है मिशन। इस मिशन में आप क्या सुझाव दे सकते हैं? क्या गलती है उसको सुधारा जा सकता है? इसको और कैसे बेहतर बनाया जा सकता है, ठीक है? और अपना फीडबैक मुझे दीजिए, रिव्यू दीजिए ताकि उसको पढ़ के हम कुछ सीख सकते हैं। या फिर अगर कुछ नहीं तो आपका मोटिवेशन हमारे लिए ऊर्जा का काम करेगा, ठीक है ना? पैसे के लिए मैं ये काम नहीं कर रहा हूँ, ये जो मेरे कोर्सेज़ होते हैं ना, ये पैसे के लिए नहीं कर रहा हूँ। ये तो आप लोगों को पता चल गया ना आज के सेशन में कि ₹999 में से ₹500 मैं दूसरे लोगों को दे देता हूँ और ₹500 में इतना बड़ा कोर्स कराना बहुत बड़ी बात है। इसमें मुझे पैसा नहीं बचेगा, ₹1 भी नहीं बचेगा। हो सकता है कहीं-कहीं मुझे घर से लगाना पड़े, ठीक है? क्योंकि मुंबई जैसे शहर में हॉल ढूँढना बहुत मुश्किल भारी चीज़ है, बहुत पैसा खर्च हो जाता है। दिल्ली जैसे शहर में पैसा खर्च हो जाता है, वहाँ पे खाना-पीना देना, आना-जाना बहुत टफ़ चीज़ है, ठीक है? तो और टफ़ इसलिए है कि वहाँ की संख्या मैं कम रखता हूँ, भीड़ नहीं लगाना चाहता हूँ। अगर मैं भीड़ लगा दूँ, 100-100 प्लस लोगों को रखने लगूँ, तो मुझे बचने लगेंगे ₹499 में भी कुछ बचे। लेकिन मैं क्या करता हूँ, इसकी क्वालिटी को डेवलप करने के लिए, मेंटेन करने के लिए, मैं कभी भी भीड़ नहीं रखता हूँ, ठीक है? 20 लोग का टीम रहेगा तो 20 ही लोग का टीम होगा, 25 लोग नहीं आ जाएँगे, ठीक है? तो ये चीज़ मैं बहुत ज़्यादा मेंटेन करता हूँ कि गुणवत्ता इसकी बनी रहे। तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे सेशन को समाप्त करते हैं, कल हम लोग फिर मिलते हैं समय से और कल प्रैक्टिकल सेशन होगा। आप सभी लोगों को जो सामान बताया गया है, वो सामान लेकर आएँगे और क्लास के बाद आप सभी लोगों को एक लिंक ज़रूर मिलेगा या पहले से भेजा भी गया होगा या आप अपने गूगल पे जाकर आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर टाइप करेंगे, तो वहाँ से भी पेज खुलेगा, वहाँ पे रिव्यू सेक्शन पे जाइए, स्टार होगा 1 to 5 आप उसको दे दीजिए अपने मर्ज़ी से जो देना चाहते हैं, फिर कुछ अपना फीडबैक टाइप करिए और पोस्ट कर दीजिए और छोटा-सा सिंपल सा काम है। तो फिर हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद है क्लास आप सभी लोगों के लिए बहुत अच्छा रहा होगा, तो आपका फीडबैक का इंतज़ार करूँगा। धन्यवाद, गुड नाइट सभी लोगों को।